देखिए अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग सुन पा रहे होंगे मेरी बात को। एक मिनट। आवाज आ रही है? राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, ठीक है। हम अब ओके, चलो बढ़िया। मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, इस समय हमारे आसपास में, हमारे देश में, हमारे शहर में क्या हो रहा है आप सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। उसको लेकर आप प्रॉपर एहतियात भी बरत रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक मेरी तरफ से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बाहर घूमना फिरना, बाहर आना जाना बंद करें। 8-10 दिन के लिए इनको बिल्कुल बंद करें, ठीक है। और सेल्फ स्टडी करें, अपना रिवीजन करें, अपनी प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन पढ़ें, जो भी पढ़ें घर पे रह के पढ़ें, बाहर नहीं जाएं, ठीक है। और जो भी प्रॉपर आपका वो है क्या नाम, प्रिकॉशंस हैं, उनका यूज करें। साबुन से हाथ वगैरह धोएं, किसी भी चीज को ऐसी छूने से जिस पे लगता है आपको डाउट होगा। और अपने घर के सारे मेंबर्स को भी सतर्क रखें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, आइए। हम्म ठीक है। तो अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग नाउन के पजेसिव केस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउन के पजेसिव केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पजेसिव केस क्या होता है, हालांकि ये बात हम लोगों ने फंडामेंटल्स में पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए, जैसे हमने लिखा, दे हैव दे हैव लॉस्ट मोहन्स फोन, ठीक है। जैसे हमने लिखा, दे हैव लॉस्ट मोहन्स फोन, ठीक। तो इस सेंटेंस में ये जो हमारा दे है, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव लॉस्ट वर्ब हो गई, और जो मोहन है ये हो गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। दे हैव लॉस्ट फोन, ठीक है। हुज फोन हैव दे लॉस्ट, ये बताने के लिए हमने लिख दिया मोहन्स, मोहन्स फोन, मोहन का फोन, ठीक। तो यहाँ पे जो दो नाउन हमने लिखे ना, मोहन और फोन, इनमें से फोन जो है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, वो है मेन वर्ड, ठीक है। मतलब ये मोहन्स फोन एक नाउन फ्रेज है, जिसमें दो नाउन एक साथ यूज हो रहे होंगे, एक मोहन्स और एक फोन। फोन जो है वो मेन नाउन है, वो ऑब्जेक्ट है हमारी वर्ब का। मोहन्स जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ नहीं है। मोहन्स हमने इसलिए यूज किया है जिससे हम ये बता पाए कि वो फोन किसका पजेशन है, किससे रिलेटेड है फोन। तो जो मोहन्स हमने लिखा है ना, ये पजेसिव केस है। जब हम किसी नाउन का यूज हुज को रिप्लाई करने के लिए करते हैं, ये बताने के लिए कि कोई चीज किससे रिलेटेड है या किसका पजेशन है, तो हम इसे कहते हैं पजेसिव केस। तो जो मोहन हमने लिखा है ना, ये है मोहन नाउन का पजेसिव केस, तो हम इसे कहेंगे पजेसिव केस। अच्छा, पजेसिव केस जिस नाउन के साथ उसको रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं, उसको हम जनरली पजेशन कह सकते हैं। तो जो फोन है वो पजेशन है। पजेशंस मेन नाउन होते हैं, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। पजेसिव केस के नाउन्स मेन नाउन नहीं होते हैं, वो ना सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं, ना वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो पजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से पजेसिव केसेस डिटर्मिनर्स के तरीके से एक्ट करते हैं, हुज का आंसर होते हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ, मैं भी बच्चा पूरा एहतियात बरत रहा हूँ और बहुत मतलब सुरक्षित है, ठीक है। चलिए, फिर से देखो, एक बार बता देता हूँ। पजेशन जो होते हैं वो मेन नाउन्स होते हैं, वो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। पजेसिव केसेस जो होते हैं वो एक तरीके से डिटर्मिनर्स होते हैं, जो पजेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं। पजेसिव केसेस हुज का रिप्लाई होते हैं, ना ये सब्जेक्ट होते हैं ना ये ऑब्जेक्ट होते हैं। जब हम किसी नाउन को पजेसिव केस में लिखते हैं तो हम उसके साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपस्ट्रॉफी पंक्चुएशन मार्क होता है, तो इसका यूज हम करते हैं पजेसिव केस बनाने के लिए। डन, यहां तक आ गए। अब हालांकि आप लोग फंडामेंटल्स का वीडियो देखेंगे, जो आपको दे रखा है फंडामेंटल्स वीडियोस में नाउन का, उसमें भी केसेस के बारे में थोड़ा सा समझा रखा है। फिलहाल में पजेसिव केस आप समझ गए। अब हमें ये सीखना है कि इसके कौन से ऐसे यूजेस होते हैं, इसके ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब पेपर में जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो, ठीक है, उनमें कौन से इसके ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको आने चाहिए, जिन पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम सीधे वापस उन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए,
द टीचर एक्सप्लेन द वर्ड्स मीनिंग टू द स्टूडेंट्स। मस्त रहो भाई, बहुत अच्छे रहो कपिल। हाँ, द टीचर एक्सप्लेन द वर्ड्स मीनिंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है। अब पजेसिव केसेस में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो इनके यूजेस होते हैं, जिन पे बेस हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। डन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, इसी से बहुत कुछ हमें सीखना है। द टीचर एक्सप्लेन द वर्ड्स मीनिंग टू द स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटी छोटी बातें, इनको समझते रहना, ठीक है। जैसे हमने लिखा राम्स फोन्स, या राम्स फोन लिख दिया, ठीक है। या हमने लिख दिया राम्स फ्रेंड, ठीक है बच्चे। अब जैसे हमने लिखा राम्स फोन एंड राम्स फ्रेंड। अब देखिए, फोन और फ्रेंड ये है पजेशन, मेन नाउन है। राम्स जो है ये पजेसिव केस में लिखा गया नाउन है, जो ये बताने के लिए लिखा गया कि फ्रेंड किसका और फोन किसका। देन अब हमने कहा कि पजेसिव केसेस यूजुअली क्या करते हैं, ये बताते हैं कि वो पजेशन जो है हमारा मेन नाउन है, वो किसका पजेशन है, किसका रिलेशन है। तो ये केवल पजेशन के लिए नहीं है, रिलेशन के लिए भी यूज होते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे हमने लिखा राम्स फोन, तो ये जो फोन है ना, ये फोन है पजेशन। क्योंकि अगर राम का फोन है तो इसका मतलब राम ने उसको परचेज किया होगा, राम ने खरीदा होगा, तो वो राम का पजेशन हो गया। लेकिन फ्रेंड जो है ना, इसको हम पजेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। फ्रेंड जो है ना, दैट इज द नेम ऑफ अ रिलेशन। तो फ्रेंड है तो फ्रेंड किसका, क्योंकि फ्रेंड तो रिलेशन ही होता है, तो किसके रिलेशन में ये फ्रेंड है, तो हमने यहां बताने के लिए लिख दिया राम्स। तो यहाँ पे जो हमने राम्स लिखा है पजेसिव केस राम का, ये पजेशन शो करने के लिए लिखा गया कि फोन किसका पजेशन है, ये बताने के लिए लिखा गया। यहाँ पे जो हमने फ्रेंड के साथ में राम्स लिखा है, ये बताने के लिए लिखा गया कि वो फ्रेंड किसका, मतलब किससे रिलेशन है, फ्रेंड का। तो राम से है रिलेशन फ्रेंड का, तो हमने लिख दिया राम्स फ्रेंड। तो पजेसिव केसेस जो होते हैं, या तो ये पजेशन या रिलेशन का जनरली डिस्क्रिप्शन होते हैं, मतलब या तो ये डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन को या फिर पजेशन को। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, उनके साथ इनमें से एक भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, तो ना तो नॉन लिविंग थिंग पजेसर हो सकती है कि जो किसी चीज को पजेस करेगी, ठीक है। और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेशंस होते हैं। भाई रिलेशंस होते हैं ह्यूमन बींग्स में, मदर है, फादर है, फ्रेंड है, टीचर है, स्टूडेंट है, नेबर है। नॉन लिविंग थिंग्स में रिलेशंस भी नहीं होते। तो जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी का यूज ना करके ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा द टीचर एक्सप्लेन द वर्ड्स मीनिंग टू द स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने लिखा द टीचर एक्सप्लेन, व्हाट डिड यू एक्सप्लेन, द मीनिंग। तो मेन वर्ड हो गया मीनिंग। हुज मीनिंग ये बताने के लिए हमने वर्ड्स लिख दिया। तो अभी हमने पढ़ा था कि हुज का रिप्लाई पजेसिव केसेस होते हैं। भैया जो हम पजेसिव केस लिखते हैं, हुज का रिप्लाई होता है। लेकिन फिर पजेसिव केस का मेन काम क्या होता है, पजेसिव केस का मेन काम होता है पजेशन को एक्सप्रेस करना या रिलेशन को एक्सप्रेस करना। नॉन लिविंग थिंग्स में पजेशन और रिलेशन होते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग नाउन्स का जब पजेसिव केस बनाना होता है, तो अपस्ट्रॉफी का यूज ना करके ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा द टीचर एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू द स्टूडेंट्स। डन। द टीचर एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू द स्टूडेंट्स। तो अब हमें सबसे पहला यहां से कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि यूजुअली अपस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग नाउन्स। नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में जनरली अपस्ट्रॉफी का यूज किया नहीं जाता, ठीक। वर्ड नॉन लिविंग नाउन था, तो हमने इसके साथ में अपस्ट्रॉफी का यूज ना करके ऑफ प्रिपोजिशन का यूज किया। और चलो मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा यूजुअली अपस्ट्रॉफी is not used with non-living nouns। जो नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में अपस्ट्रॉफीज का यूज मत किया करो, उनके साथ में यूज किया करो ऑफ प्रिपोजिशन का। डन। एक दो छोटी छोटी बातें और बताता हूं। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, यूजुअली अपस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग नाउन्स, अगर हम इसमें यूजुअली का यूज ना करें तो ये एक डेफिनेट फैक्ट हो जाएगा, अपस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग नाउन्स। लेकिन अगर हम इसमें यूजुअली का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे इस स्टेटमेंट को वीक कर रहा है, ठीक है। इससे ये पता चलता है
वर्ड मीनिंग बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन फिर बताना पड़ेगा ना विच वर्ड, किस वर्ड का मीनिंग। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे द वर्ड हमने लिख रखा है ना, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक वर्ड है, उसके मीनिंग की बात हो रही है, तो इसलिए मीनिंग ऑफ द वर्ड लिख दो। ठीक है। अब देखो, फिर हमने कहा कि अगर हम यूजली यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जनरल यूज नहीं है, मतलब ये अ, कोई हार्ड एंड फास्ट यूज नहीं है, ये एक जनरल यूज है, मतलब जनरली ऐसा होता है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जब ऐसा नहीं होता होगा। कब ऐसा नहीं होता होगा वो देखो मैं आपको समझा देता हूँ, उसका ध्यान रखना। एक सिचुएशन जब हम अपस्ट्रॉफी को नॉन लिविंग नाउन्स के साथ करते हैं, सबसे कॉमन यही होता है, पर्सनिफिकेशन। कि हम नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में अपस्ट्रॉफीज का यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को, हालांकि आप में से कुछ बच्चे पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है टू ट्रीटिंग और मेकिंग अ पर्सन, मतलब कोई नॉन लिविंग आइडिया है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और हम उसको इस तरीके से डिपिक्ट करें, हम उसको इस तरीके से मतलब डिस्क्राइब करें, हम उसको इस तरीके से डिपिक्ट करें जैसे कि वो पर्सन हो, मतलब उसमें वो क्वालिटीज या वो एट्रीब्यूट शो करें जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। ठीक है। एक एग्जांपल से समझना। जैसे हमने कहा नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम डेथ्स हैंड, नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम डेथ्स हैंड, कि मौत के हाथों से कोई नहीं बच सकता। एंड नाउ सी, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, दैट डेथ इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग डेड, कि डेथ जो होता है वो स्टेट होती है, नेम ऑफ स्टेट होता है। ठीक है। तो डेथ के तो हाथ और पैर नहीं हो सकते, लिम्स नहीं हो सकते उसमें। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा डेथ हैंड, तो अगर हम डेथ हैंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब डेथ को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ पर्सन, मतलब हम डेथ को इस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं, उसका डिपिक्शन हमने ऐसे किया जैसे कोई पर्सन हो। तो इसी को हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन, कि नॉन लिविंग थिंग को, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, किसी नॉन लिविंग आइडिया को इस तरीके से ट्रीट करना जैसे कि वो एक पर्सन हो, तो इसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो जब हम किसी नाउन को पर्सनिफाई कर देते हैं ना, देन वी कैन यूज अपॉस्ट्रोफी विद इट। जैसे हमने लिखा कंट्रीज ऑनर इज सुप्रीम टू अस, कंट्रीज ऑनर इज सुप्रीम टू अस। ठीक है। नाउ एज वी ऑल नो दैट कंट्री इज द पीस ऑफ लैंड, कंट्री एक पीस ऑफ लैंड होती है, लेकिन इसके साथ जो हमारा इमोशनल मतलब एक अटैचमेंट होता है, जो हमारा अफेक्शन होता है, जैसे हम लिविंग लोगों के साथ में अफेक्शनली अटैच्ड होते हैं, उसी तरीके से अपने देश के साथ भी होते हैं। ठीक है। जो इमोशंस हमारे अंदर पर्सन को लेकर होते हैं, वही इमोशंस इंसान को लेकर, जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, वही इमोशंस कंट्री को लेकर भी होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कंट्रीज ऑनर इज सुप्रीम टू अस, तो कंट्रीज ऑनर इज सुप्रीम टू अस का मतलब ये हो गया कि हम कंट्री को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, हमारे लिए कंट्री का मतलब एक पर्सन है। ठीक है। जिसका एक सम्मान है अपना, और हम उस सम्मान को मतलब खोना नहीं चाहते, गंवाना नहीं चाहते। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं ना, तो इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं, और इस केस में हम नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में अपॉस्ट्रोफीज का यूज तब भी कर सकते हैं जब वो किसी इडियम या प्रोवर्ब्स में यूज होते हैं। तो जो नॉन लिविंग नाउन्स इडियम्स या प्रोवर्ब्स में यूज होते हैं, कई बार हमने देखा कि उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफीज यूज होते हैं। असल में होता है क्या, इडियम्स और प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना, उनका बेसिक पर्पस ग्रामर को डिफाइन करना नहीं होता, उनका बेसिक पर्पस होता है एक डेफिनेट मीनिंग को कैरी करना। तो वो मीनिंग पे ज्यादा फोकस होते हैं बजाय कि ग्रामर के रूल्स पे। तो काफी ऐसे इडियम्स वगैरह हमने पढ़े हैं जहां पे नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। तो अगर कोई इडियम या प्रोवर्ब में ऐसा हो रहा हो तो वो भी सही होता है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। एक बड़ा कॉमन इडियम होता है एट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी नियर, क्लोज, पास में। अब हमने स्टोन्स थ्रो लिख दिया, एंड वी नो दैट स्टोन इज नॉन लिविंग थिंग, एंड इट इज नॉट पर्सनिफाइड इवन हियर, ये इसको यहाँ पे पर्सनिफाई भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमने अपॉस्ट्रोफी यूज कर रखी है, ईडियम है। दूसरा हमने लिखा एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है समझ। ठीक है। इंटेलिजेंस कह सकते हो आप, जैसे विटी पर्सन होता है, विटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ह्यूमर वाला पर्सन। ठीक है। तो विट का मतलब होता है समझ। एट विट्स एंड का मतलब होता है बी कंफ्यूज, बी परप्लेक्स्ड, कि कोई आदमी कंफ्यूज हो गया, कंफाउंड हो गया, अब उसको कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें, उसका मतलब दिमाग साथ नहीं दे रहा। तो एट विट्स एंड का मतलब ये होता है। तो विट नॉन लिविंग नाउन है, अपॉस्ट्रोफी यूज कर दिया। इसके अलावा नॉन लिविंग नाउन्स पे हम अपॉस्ट्रोफीज तब भी यूज कर लेते हैं जब हम उनका यूज करते हैं मेजरमेंट यूनिट्स के लिए। मेजरमेंट यूनिट्स होती है ना, जैसे
हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लीटर या उसकी यूनिट्स का यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम या उसकी यूनिट का यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए मीटर और उसकी यूनिट्स का यूज करते हैं, टाइम के लिए मतलब टाइम की यूनिट्स होती हैं उनका यूज करते हैं। तो मेजरमेंट यूनिट्स जो होती हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफीज का यूज किया जाता है शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर शॉर्ट रहे इसके लिए। जैसे हमने लिखा अ डेज ऑफ, अ डेज ऑफ का मतलब है एक दिन की छुट्टी, ठीक है। या हमने लिखा अ टन्स वेट, तो जैसे डे है, टन है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। टन है यूनिट ऑफ मास, डे है यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफीज का यूज करते हैं इस तरीके के कंडीशंस में। तो ये अपना ध्यान रखना, नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में अपॉस्ट्रोफीज का यूज किया जाता है इन कंडीशंस में, ठीक है, जनरली। अदरवाइज नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में अपॉस्ट्रोफीज का यूज मत किया करो, नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में ऑफ का यूज किया करो। तो ये जो हमने द वर्ड्स मीनिंग लिखा है ना, इसको हमें लिखना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो फर्स्ट एग्जांपल से हमने ये सीखा कि यूजुअली अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग नाउन्स, नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में ऑफ का यूज क्या करो, अपॉस्ट्रोफी का यूज इसके साथ में अवॉइड क्या करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग बताओ। मोहन्स अंकल्स फ्रेंड हैज गॉन अब्रॉड फॉर अ मंथ। अगर ये सेंटेंस गलत हो, जो कि ये है, तो इसको हमें सही करना है। अब हम इसको कैसे लिखें कि ये सही हो जाए, ये तुम लोग बताओ, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड को आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग आंसर करें एक बार। बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने लिखा हैज गॉन अब्रॉड, हु हैज गॉन अब्रॉड, फ्रेंड, तो ये मेन नाउन हो गया। फ्रेंड हैज गॉन अब्रॉड, हुज फ्रेंड ये बताने के लिए हमने लिख दिया अंकल्स, फिर हुज अंकल ये बताने के लिए हमने लिख दिया मोहन्स। तो हमने यहाँ पे दो पजेसिव केस यूज कर लिए। अच्छा, मोहन और अंकल दोनों ही लिविंग है, दोनों पर्सन है, इनमें से कोई नॉन लिविंग तो है नहीं। अभी हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में apostrophe का यूज नहीं कर सकते, लिविंग के साथ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरी बात समझनी है। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि एक पजेसिव केस दूसरे पजेसिव केस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि पजेसिव केसेस आर लाइक डिटर्मिनर्स। तो पजेसिव केस का यूज हमेशा मेन नाउन के साथ किया करो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। पजेसिव केस का यूज किसी दूसरे पजेसिव केस को डिस्क्राइब करने के लिए मत किया करो, ठीक है। तो ये जो हमने मोहन फ्रेंड्स लिखा है, अंकल्स फ्रेंड लिखा है ना, गलत है। इसको सही करने के लिए ऐसे लिखो, द फ्रेंड ऑफ मोहन्स अंकल, द फ्रेंड ऑफ मोहन्स अंकल हैज गॉन अब्रॉड फॉर अ मंथ। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा कि दो लगातार अपॉस्ट्रोफीज का यूज अवॉइड करना है, भले ही वो दोनों नाउन लिविंग हो। मोहन्स फ्रेंड ऑफ अंकल नहीं बेटा, द फ्रेंड ऑफ मोहन्स अंकल। देखो इसमें पता है क्या, इसमें मेन सब्जेक्ट है जो हमारा है वो फ्रेंड है, तो फ्रेंड को हम यहाँ लिख लेंगे द फ्रेंड ऑफ मोहन अंकल को एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द फ्रेंड ऑफ मोहन अंकल हैज गॉन अब्रॉड फॉर अ मंथ। तो डोंट यूज टू कंसेक्यूटिव अपॉस्ट्रोफीज इवन द नाउन्स आर लिविंग वंस। दो लगातार अपॉस्ट्रोफीज नहीं यूज करनी है, भले ही वो दोनों नाउन लिविंग हो, ठीक है। तो इसको लिख दो द फ्रेंड ऑफ मोहन अंकल, और ये सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक एग्जांपल और तुम लोगों के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, अपने आप सही करके दिखाना। तो मान लो लिख दो, आई रिसीव्ड a call from Mohan's brothers, Mohan's brothers neighbor। चलो इसको एक बार सही करके लिखो तो,
आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मोहन्स ब्रदर्स नेबर। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मोहन्स ब्रदर्स नेबर। हम्म। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो फ्रॉम है ना प्रेपोजिशन, इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है नेबर, मतलब मेन नाउन इसमें जो है वो नेबर है। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम नेबर। हुज नेबर? ब्रदर्स। हुज ब्रदर? मोहन। तो हमने दो पजेसिव केस यूज कर लिए, दो हुज का रिप्लाई लिख दिया। तो यहाँ पर भी हमें हुज का रिप्लाई चाहिए था जिससे ये पता चल पाए कि नेबर किसका, और यहाँ पर भी हमें हुज का रिप्लाई चाहिए था जिससे ये पता चल पाए कि ब्रदर किसका। तो हमने दो पजेसिव केसेस यूज कर लिए। लेकिन अब फिर वही गड़बड़, दो कंसेक्यूटिव अपॉस्ट्रोफीज यूज नहीं किए जा सकते, एक पजेसिव केस दूसरे पजेसिव केस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा द नेबर ऑफ मोहन्स ब्रदर। ठीक है, हाँ, द नेबर ऑफ मोहन्स ब्रदर। बेटा स्लो नेट है तो देखो, नेट आप मेरे पार्ट पे नेट की जो जिम्मेदारी वो तो मैं देखूंगा, लेकिन आप लोगों के पार्ट पे नेट आपको देखना पड़ेगा ना बच्चे। हम्म। हाँ, हमारी तरफ से बफरिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल सही चल रहा होगा। अगर आपके फोन में नेट वगैरह सही है, वाईफाई से जनरली चलाया करो, वाईफाई वगैरह कनेक्ट करा करो, ठीक है। हाँ, चलो ये हो गया, बढ़िया, समझ में आया तुम लोगों को। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिज सन्स इन लॉ कंपनी हैज वन अ प्रेस्टिजियस अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये जैसे हमने लिख दिया। चलो, खैर देखो, मैं इसका आंसर तुम लोगों से पूछने से पहले एक छोटी सी बात खुद बता देता हूँ तुम लोगों को, समझना यहाँ से। जैसे हमने नाउन लिखा है एक, यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो हमने नाउन लिखा सन इन लॉ। अब हमें पता है ये कंपाउंड नाउन है। भाई सन इन लॉ जो है ये कंपाउंड नाउन है, एक ही नाउन है सन इन लॉ। ठीक है, ये तीनों वर्ड मिलके एक नाउन बन गया। तो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल करते हैं तो हम उस वर्ड को प्लूरल करके लिखते हैं जो मेन हो। सन इन लॉ में मेन वर्ड है सन, तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे इस तरीके से, सन्स इन लॉ। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल नहीं पजेसिव केस बनाना हो तो हम इसका पजेसिव केस लिखेंगे ऐसे, सन इन लॉज। तो ये हमें डिफरेंस समझना है कि जो हम सन्स इन लॉ लिखते हैं ना, ये सन इन लॉ नाउन की प्लूरल फॉर्म है। भाई सन इन लॉ सिंगुलर है और सन्स इन लॉ इसकी प्लूरल फॉर्म है। लेकिन ये जो सन इन लॉज हमने लिखा है ना अपॉस्ट्रोफी के साथ में, ये इसका पजेसिव केस है। ये पजेसिव केस है सन इन लॉज। अच्छा, वो जो प्लूरल वाला है, मान लो अगर हमें उसका भी पजेसिव केस बनाना हो तो देखो हम इसे ऐसे लिखेंगे, सन्स इन लॉज। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्लूरल भी है और पजेसिव केस भी है, मतलब ये प्लूरल का पजेसिव केस हो गया। तो ये हमें डिफरेंस समझना है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो छोटी सी बात देखो क्या है। हाँ, हाँ, वो बच्चे मैं भी बता देता हूँ। देखो, ये जो हमें समझना है वो ये समझना है कि यूज अपॉस्ट्रोफी with the last word of a compound noun। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा फर्स्ट कौन सा नाउन लिखें? हाँ, फर्स्ट कौन सा नाउन लिखें? बेटा, मुझे लग रहा है या तो आपने अभी कल परसों में एडमिशन लिया होगा, नहीं तो ये जो कंपाउंड नाउन्स की हमारी मतलब पहली क्लास थी ना, उसमें हमने इसको, पिछली क्लास ही थी शायद, वो हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कंपाउंड नाउन्स का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ रखा है बच्चा। अभी बताता हूँ बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान से सुनो, मेरी कोशिश होती है ना कि चीजों को पढ़ाते टाइम इतना एक्सप्लेन कर दो, चीजों को इतना ज्यादा बच्चों को बता दो कि अगर वो बाद में उनको ध्यान देंगे और सेंस यूज करेंगे तो उनको डाउट्स होंगे नहीं। तो जिस समय पढ़ाया जा रहा होता है ना, हम
तो जिस समय पढ़ाया जा रहा होता है ना, उस समय अगर ध्यान से चीजों को सुनोगे समझोगे तो डाउट्स बहुत कम बचेंगे, लेकिन अगर उस समय दिमाग इधर उधर भगा रहे होगे तो फिर डाउट्स हमेशा बने रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। खैर, तो हमने यहां से ये पढ़ा कि जो अपस्ट्रॉफीज होती हैं वो कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पर यूज किया करो। अच्छा, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं वो हमने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं और भी बता देता हूँ। देखो, होता क्या है कि जैसे हम कोई कंपाउंड नाउन लिखते हैं ना, तो उसका पोजेशन जो होता है वो बाद में लिखा जाता है उसके। तो जो कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड होता है ना, वो पोजेशन के नियरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अपस्ट्रॉफी का यूज हमेशा पजेसिव केस के साथ करते हैं, मतलब लास्ट वर्ड के साथ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो समझना, जैसे हमने लिखा हिज सन्स इन लॉ कंपनी हैज वॉन अ प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें मेन जो हमारा वर्ड है वो ये है, कंपनी। कंपनी हैज वॉन अ प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट। हुज कंपनी ये बताने के लिए हमने एक पजेसिव केस लिख दिया, हिज सन्स इन लॉ। ठीक है, तो हमें पता है कि सन इन लॉ मेन नाउन नहीं है, प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट सन इन लॉ को नहीं मिला, कंपनी को मिला है। तो जो सन इन लॉ है ना, पजेसिव केस है। अब देखिए, पजेसिव केस में जो हम अपस्ट्रॉफी यूज करते हैं ना, वो पजेशन के नियरेस्ट वर्ड पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे पजेशन है कंपनी, तो जो हम अपस्ट्रॉफी यूज करेंगे वो इसके नियरेस्ट वर्ड पे यूज करेंगे। इसका नियरेस्ट वर्ड है लॉ। लॉ जो है वो इस कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड है, तो अपस्ट्रॉफी यहां पे यूज करो, लॉज, और यहां से रिमूव करो। तो इस एग्जांपल से हमें यह सीखना है कि अपस्ट्रॉफीज का यूज कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पे क्या करो। लास्ट वर्ड पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो लास्ट वर्ड होता है वो पोजीशन के नियरेस्ट होता है। तो अपस्ट्रॉफीज का यूज हमेशा क्या करो, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ। तो हम इसको लिखेंगे सन इन लॉज कंपनी हैज वन अ प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट। डन। एक एग्जांपल से और इसी बात को समझना। They did not carry out the commanders in chief orders। अब जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा तुम लोगों के लिए, they did not carry out the commanders in chief orders। they did not carry out the commanders in chief orders। सन्स इन लॉज नहीं हो सकता बेटा, सन्स इन लॉज नहीं हो सकता। भाई सन इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, उसका पजेसिव केस एक ही बार अपस्ट्रॉफी यूज करके बनाओगे। ठीक है, अगर सन लास्ट वर्ड होता तो हम उस पर यूज कर लेते हैं। लॉ वर्ड तुम लोग सेंस नहीं यूज करते क्या? इन बेटा प्रिपरेशन है, इन प्रिपरेशन है यहाँ पे। हाँ, डन। अब देखो, जैसे हमने लिखा दे डिड नॉट कैरी आउट, व्हाट डिड दे नॉट कैरी आउट? ऑर्डर्स। तो मेन नाउन इसमें ना ऑर्डर्स है। हुज ऑर्डर्स ये बताने के लिए हमने एक पजेसिव केस लिख दिया, हुज ऑर्डर्स। तो जो हमने पजेसिव केस लिखा ना, द कमांडर इन चीफ, ये कंपाउंड नाउन है। अब हमें पता है कि पजेशन है ऑर्डर्स, तो अपस्ट्रॉफी उसके नियरेस्ट वर्ड पे यूज करना पड़ेगा। उसका नियरेस्ट वर्ड चीफ है, कमांडर नहीं है, तो हम इस अपस्ट्रॉफी को यहां से हटाएंगे और यहां पे यूज करेंगे कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स। तो असल में कंपाउंड नाउन्स का जो लास्ट वर्ड होता है ना, वो पोजीशन के नियरेस्ट होता है, तो अपस्ट्रॉफी उसी पे यूज क्या करो। ठीक है, हाँ। अबे बेवकूफ आदमी, सन्स इन लॉ प्लूरल फॉर्म तब यूज होगी जब किसी पर्सन के एक से ज्यादा सन्स इन लॉ को रेफर किया जा रहा हो। भाई, बॉय और बॉयज कहाँ यूज करते हो, कार और कार्स कहाँ यूज करते हो? मूर्खता वाली बात पूछते हो। एक सन इन लॉ है तो सिंगुलर फॉर्म यूज करो, एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल लिख देंगे। हैं, उल्लू ही हो गए क्या? भाई हमने लिखा मैनी सन इन लॉ, तो हमें पता मैनी के साथ नाउन प्लूरल यूज होता है, तो सन्स इन लॉ लिखो। अच्छा, वन लिखा होता है और हम लिख देते सन्स इन लॉ, तो हमें पता है कि वन के साथ सिंगुलर यूज होता है, तो वहां पे सन इन लॉ लिख दो। अब ये मेरे से पूछ रहे हो कि ये कैसे यूज करेंगे? हैं,
ये तो नहीं पूछ रहे मैं से कि ट्री कहाँ यूज करेंगे और ट्रीज कहाँ यूज करेंगे, जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे ना, जहां पे एक से ज्यादा को रेफर करना होगा ट्रीज लिखेंगे, एक को रेफर करना होगा ट्री लिखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ बेटा, इसमें मेन नाउन कमांडर होता है, ठीक है, लेकिन अपस्ट्रॉफी मेन नाउन के, तुम लोग कहता है यार उल्लू आदमी हो, वास्तव में तुम लोग मेरा खून पिए हो। अपस्ट्रॉफी का बेटा मेन नाउन से कोई लेना देना नहीं होता है। अपस्ट्रॉफी यूज होती है पोजेशन के नियरेस्ट वर्ड पे। पोजेशन का नियरेस्ट वर्ड होता है वो जो लास्ट में लिखा होता है, ठीक है, चाहे वो मेन हो या ना हो। जैसे कमांडर इन चीफ में मेन नाउन जो है ना वो कमांडर है, लेकिन लास्ट वर्ड चीफ है, तो हम अपस्ट्रॉफी चीफ पे यूज करेंगे, ठीक है। हम्म, तो अपस्ट्रॉफी का मेन नाउन से लेना देना नहीं होता। अपस्ट्रॉफी का यूज होता है पोजेशन से, जो पोजेशन के नियरेस्ट वर्ड होता है उस पर यूज क्या करो। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। ही आंसर, पता है कंफ्यूजन क्यों होता है, मैं एक चीज और बताऊं, हालांकि तुम लोग समझदार रहोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक और बताता हूँ कंफ्यूजन क्यों होता है। कंफ्यूजन तब होता है जब हम ज्यादा सोच रहे होते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी है, जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो समझो, उसमें नहीं कुछ समझ में आए तो पूछो, उससे इधर उधर अभी जाओ ही मत। जरूरत क्या है, पहला चैप्टर पढ़ रहा भाई। अभी देखो एक चीज तो मान के चलो कि तुम सीखने के लिए बैच को ज्वाइन किया है, तुम लोगों ने सीखने समझने के लिए बैच को ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ तो अभी तो पहले टॉपिक ही चल रहा है, अभी ध्यान से एक एक बात को जो कही जा रही है उसको सुनो समझो, उस पर फोकस करो। इधर उधर की बातें ध्यान में लाओगे तो फिर कंफ्यूजन रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, ही आंसर्ड ओनली माई क्वेश्चन एंड नो बडीज एल्स। हम्म, चलो ज्यादातर बच्चे तुम में से सही आंसर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज देखो यहां से समझना पहले। जैसे मान लो एक ये ग्रुप है, ये बहुत से लोग हैं, ठीक है, और ये ग्रुप है इन लोगों का, और मान लेते हैं टोटल ग्रुप है ए, और इन सारे लोगों को हम जानते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे आई नो एवरीबडी। भाई मैं ऐसे कह दूंगा, आई नो एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब। लेकिन अब मान लेते हैं कि इसमें से एक छोटा सा ग्रुप ऐसा है कि जिन लोगों को मैं नहीं जानता। मान लेते हैं ये एक छोटा सा ग्रुप है चार पांच लोगों का, और ये छोटा सा स्मॉल ग्रुप है बी, मैं इन्हें नहीं जानता, ठीक है। अभी जो हमारे पास टोटल बचेगा उसमें से मान लेते हैं ये हो गया ए डैश, ठीक है। ए डैश का मतलब हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब हम इसे एवरीबडी तो कह नहीं सकते भाई, अब हम इसे देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लेते हैं अभी हो गया ए डैश, ए डैश का मतलब हो गया ए माइनस बी। अब हम इसे एवरीबडी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये टोटल तो है नहीं। अब हम इसे कहेंगे एवरीबडी एल्स। तो जो हमने एवरीबडी एल्स लिखा ना बच्चे, ये एक कंपाउंड प्रोनाउन है। देख ध्यान देना, नाउन नहीं होता नोबडी एवरीबडी। एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। अच्छा, ये जो नोबडी एल्स एवरीबडी एल्स हम लिखते हैं ना एल्स के साथ में, ये कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं। जैसे ए का मतलब है एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब ऑल इंडिविजुअल्स। अच्छा, एवरीबडी एल्स का मतलब है ए डैश। ए डैश का मतलब है कि कुछ निकाल देने के बाद जो बचे वो, नॉट कंप्लीट बट व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग समथिंग, कुछ निकाल देने के बाद जो बचा वो। तो जो एवरीबडी और एवरीबडी एल्स है, ये दोनों ही प्रोनाउन है। ये है कंपाउंड प्रोनाउन एवरीबडी एल्स। तो जो हम एवरीबडी एल्स, नोबडी एल्स, समबडी एल्स लिखते हैं ना, ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन, सॉरी, ये कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि कंपाउंड वर्ड्स में अपस्ट्रॉफी का यूज हमेशा लास्ट वर्ड पे करना चाहिए। लास्ट वर्ड यहाँ पे एल्स है, तो ये अपस्ट्रॉफी हमने गलत जगह यूज कर रखा है, इसको यहां से हटाओ और यहां यूज करो। ही आंसर्ड ओनली माई क्वेश्चन एंड नो बडी एल्सेस, अपस्ट्रॉफी यहां यूज करो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं तुम लोगों के लिए, देखो। दिस इज नॉट माई फोन
दिस इज somebody's else. This is not my phone, this is somebody's else. एक बार इसका आंसर बताएं. This is not my phone, this is somebody's else. आगे बात समझ में. अब जैसे हमने somebody else लिखा है, कंपाउंड प्रोनाउन है, तो कंपाउंड प्रोनाउन है तो हमें अपॉस्ट्रोफी लास्ट वर्ड else पे यूज करनी चाहिए, तो हम यहां से अपॉस्ट्रोफी का यूज रिमूव करेंगे और यहां पे कर लेंगे. खैर, ये तो हो गई एक बात कि भाई nobody else, somebody else, anybody else, everybody else, ये कंपाउंड प्रोनाउंस होते हैं. कंपाउंड वर्ड्स में अपॉस्ट्रोफी का यूज करना चाहिए लास्ट वर्ड पे. अपॉस्ट्रोफी का नहीं बच्चे, पंक्चुएशन का यूज मत करना. अब एक मैं छोटी सी बात और बताता हूं. मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव इन्फॉर्म्ड सरल्स. ये सेंटेंस सही है गलत है, बस ये बताओ. जैसे हमने लिखा दे हैव इन्फॉर्म्ड सरल्स, दे हैव इन्फॉर्म्ड सरल्स, ये बेटा सेंटेंस सही है गलत है? सरल बेटा नाम होता है, सरल का मीनिंग मत पूछो, मूर्खता कम दिया करो. सरल नाम होता है, सुना नहीं आज तक किसी का कमल है, सरल है, विमल है? बेटा ये नाम होते हैं. अब देखो, पता है ये सेंटेंस गलत है. गलत क्यों है मैं समझाता हूँ, एक चीज समझ. टू नहीं आएगा बेटा. सरल इन्फॉर्म ट्रांसिटिव वर्ब होती है, टू प्रिपरेशन नहीं आएगी. देखो यहाँ पे समझो. जैसे हमने लिखा दे हैव इन्फॉर्म्ड सरल्स. अब हमें पता है जो सरल्स हमने लिखा है पजेसिव केस है, लेकिन पजेसिव केसेस जो होते हैं वो हमारी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है पजेशन, जो कि मेन नाउन होता है जिसको पजेसिव केस डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पे हम या तो सरल्स जो पजेसिव केस लिख रहे हैं इसके साथ में कोई नाउन लिखें. सरल्स फ्रेंड्स, सरल्स ब्रदर, सरल्स फ्रेंड, मतलब कुछ भी ऐसा लिखो तो सही होगा, नहीं तो ये गलत है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात क्या है, या हम इसको लिख दें सरल तो ये सही होगा. या तो हम सरल को ही ऑब्जेक्ट बना दें, लेकिन जब हम सरल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पजेसिव केस नहीं लिखना है. और अगर हम पजेसिव केस लिख रहे हैं तो किस पजेशन के लिए पजेसिव केस लिखना है, उस पजेशन को भी लिखना पड़ेगा. यहाँ पे हमने वो पजेशन तो लिखा नहीं जिसके लिए पजेसिव केस यूज कर रहे हैं, तो ये हमने गलत यूज कर रखा है. अब इसको आप जैसे चाहो वैसे सही कर सकते हो. चाहो तो सरल लिख के सही कर लो, और चाहो तो उसके बाद में कोई नाउन वगैरह लिखकर तब सही कर लो. ठीक है. तो इस एग्जांपल से हमें ये सीखना था कि पजेसिव केसेस बिना पजेशन के यूज नहीं होते, क्योंकि पजेसिव केसेस का काम होता है पजेशन को डिस्क्राइब करना. अगर मान लो हमारे पास कोई पजेशन नहीं होगा तो हम पजेसिव केस का यूज किसके लिए करेंगे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. अब अपने इस क्वेश्चन पे आओ. हमने लिखा ही आंसर्ड ओनली माई क्वेश्चंस एंड नोबडी एल्सेस. ये एल्स देखो हमने पजेसिव केस लिखा बिना पजेशन के. एल्स के बाद में पजेशन तो नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे सरल के बाद नहीं लिखा. उसी तरीके से यहाँ भी एल्स के बाद हमने पजेशन नहीं लिखा. अब हमें समझना ये है कि भाई अगर हम यहाँ पे एल्स के बाद में पजेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों सही हो गए, तो ये वाला गलत क्यों हो गया? तो इसका आंसर ये है कि ये दोनों सही इसलिए हो गए क्योंकि इनका जो पजेशन है वो सेंटेंस में पहले से ही मेंशन है. ठीक है. ये जो हमने पजेसिव केस यूज किया ना, इसका पजेशन है क्वेश्चन और इसका पजेशन है फोन. अब हम फोन को और क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से सेंटेंस में मेंशन है. यहां तो चलो कुछ मेंशन ही नहीं है,
ठीक है। यहाँ तो सरल किस पोजीशन के लिए यूज हो रहा है, वो पोजीशन कहीं पूरे सेंटेंस में मेंशन नहीं है। यहाँ पे वो पजेसिव केस जिस पोजीशन के लिए हमने यूज किया है क्वेश्चन, वो पहले से मेंशन है, यहाँ पे फोन पहले से मेंशन है। तो अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं दोबारा, नहीं जरूरत है तो नहीं लिख रहे। लेकिन अगर हम देखो ध्यान से देखो, अगर हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे तो एल्स के बाद हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोन को अगर दोबारा लिखेंगे तो एल्स के बाद लिखना पड़ेगा। अब जब हमें ये पता है कि अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे तो इसको हमें एल्स के बाद लिखना पड़ेगा, तो अपॉस्ट्रोफी एल्स पे यूज करेंगे, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि पोजीशन के नियरेस्ट वर्ड पे पजेसिव कैसे यूज करना, पोजीशन यूज करना पड़ता है। अब पोजीशन है क्वेश्चन, उसका नियरेस्ट वर्ड एल्स है, नोबडी नहीं है। उसी तरीके से पोजीशन है फोन, अब फोन का नियरेस्ट वर्ड समबडी नहीं है, एल्स है, तो अपॉस्ट्रोफी हम यूज करेंगे एल्स पे। तो ये कहानी है। मैं फिर से बता देता हूं, ये क्वेश्चन और ये फोन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड रहने दो, क्योंकि ये सेंटेंस में पहले से मेंशन है, वो बस मैंने समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो नोबडी एल्स, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, इनके केस में अपॉस्ट्रोफी यूज किया करो लास्ट वर्ड पे। लास्ट वर्ड जो होता है वो पोजीशन के नियरेस्ट होता है, इसीलिए पजेसिव केस उसी पे यूज किया जाता है। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द टीचर हैज अग्रीड टू टीच एट वीकेंड्स फॉर हिज फ्रेंड्स सेक। हालांकि फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन चलो। अब देखो, द टीचर हैज अग्रीड टू टीच एट वीकेंड फॉर whom। तो फॉर का रिप्लाई अगर यहाँ पे सेक नहीं लिखा होता तब तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स। हालांकि स्टूडेंट से समझ लेना, गलती से टाइप हो गया होगा। द टीचर हैज अग्रीड टू टीच एट वीकेंड्स फॉर हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अभी हमने सेक लिख रखा है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया सेक, फॉर सेक। अब हुज सेक हमें ये बताना है। द टीचर हैज अग्रीड टू टीच एट वीकेंड्स फॉर सेक, हुज सेक, तो हुज का रिप्लाई आ गया फॉर हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट्स। ऐसे ऐसे क्यों लिखा वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हाँ, ठीक है, हाँ बच्चे, अच्छी बात है। तो यहां से पता है हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि अगर हम सेक नाउन का यूज करेंगे तो इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज क्या करो। ठीक है, अब जैसे हमने सेक नाउन है ना, इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज किया। एक और एग्जांपल देखना, ही जॉइंड दैट कंपनी फॉर हिज फादर सेक। अब जैसे हमने लिखा ही ज्वाइंट दैट कंपनी फॉर सेक, अभी जो फॉर प्रिपरेशन है ना, अगर यहाँ पे सेक नहीं लिखा होता तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है हिज फादर, लेकिन अभी है सेक। ही ज्वाइंट दैट कंपनी फॉर सेक, हुज सेक, हुज का रिप्लाई जाएगा फॉर फादर्स। तो ये ध्यान रखना है, सेक वर्ड को बिना पजेसिव केस के मत लिखा करो। हाँ, एट वीकेंड लिखा तो वही बेटा, मैं राहुल तेरे से बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग चलता है जरूरत से ज्यादा, इधर उधर क्यों ले जा रहे हो। मैं एट वीकेंड्स लिख रहा हूँ तो सही है। हाँ, एट वीकेंड्स ही लिखा करो। अमेरिकन लोग ऑन वीकेंड्स बोलते हैं, बट हमारे लिए सही है एट वीकेंड्स। ठीक है, ये हो गया। एक छोटा सा वर्ड और है, देखो वो भी मैं तुम्हें यहीं पे समझा देता हूँ, उसका भी ध्यान रखना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे विल गो देयर इन ऑन कार। जैसे हमने लिखा ना, दे विल गो देयर इन ऑन कार। ठीक है, हाँ, पहले यहाँ पढ़ लो, पहले यहाँ पढ़ लो, अपना बाद में पूछ लेना। तुम लोग नंबर एक के उल्लू हो वैसे। तुम्हें असल में इंग्लिश तो छोड़ो, तुम्हें भी पढ़ने का ढंग ही नहीं आता कि कैसे पढ़ा जाता है, ध्यान कहाँ रहना चाहिए। ठीक है, डेडिकेशन क्या, डिसिप्लिन क्या, वो तुम्हें कुछ अभी पता ही नहीं है। इंग्लिश तो दूर की बात है, बेसिक्स ऑफ लर्निंग अभी गायब है। दे विल गो देयर इन ऑन कार। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे ये ऑन इन प्रिपरेशन हो गया, कार इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो ऑन वर्ड हमने लिखा ना, एक कार को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया, एडजेक्टिव हो गया। दे विल गो देयर इन कार, व्हाट काइंड ऑफ कार, तो हमने लिख दिया ऑन। अब एक चीज और समझना, ऑन वर्ड जो है ना, पहले तो ये वर्ब होती है एक, ऑन वर्ड जो होता है वर्ब होता है, ऑनरशिप की वर्ब होती है। जैसे मैंने लिखा आई ऑन दिस हाउस या ऑन दिस कार, तो आई ऑन दिस कार का मतलब मैं इस कार का मालिक हूं। ठीक है, तो ये ऑन यहाँ पे वर्ब है, लेकिन वहां पे ध्यान से देखो वर्ब नहीं है, वहां पे वो एडजेक्टिव है जो कि कार नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस की मेन वर्ब जो है वो गो है।
तो ऑन वर्ड जो होता है ना, वर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। जब ऑन वर्ड एडजेक्टिव होता है ना, तो ये होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग। और ये एम्फेसाइज करने के लिए लिखा जाता है। अब मजे की बात है, अगर एम्फेसाइज करता है तो किस चीज को एम्फेसाइज करता है? ये एम्फेसाइज करता है ऑनरशिप को, ठीक है, कि समथिंग इज द पोजेशन ऑफ समबडी। तो जैसे हमने लिखा दे विल गो देयर इन ऑन कार, तो ऑन लिख के ना हम पोजेशन को स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पोजेशन के लिए जो डिटर्मिनर यूज होते हैं वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो जब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है पोजेशन किसका है, तो ऑन एम्फेसाइज किसे करेगा? तो यहाँ पे देख के अकॉर्डिंग लिख दो देयर, देयर ऑन कार। तो ये जो दो वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, एक ये ऑन एडजेक्टिव है और ऐसे एक नाउन है। ये जब भी यूज होते हैं ना, तो इनके साथ में पजेसिव केस जरूर लिखा करो, ठीक है। हाँ, इनके साथ में पजेसिव केसेस का यूज जरूर किया करो। डन। चलो, कुछ और क्वेश्चंस आ जाओ, देखते हैं इसी पे। अब देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमी वुड पिक अप बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, इनका एक बार में आंसर बताओ। सेक का मतलब बेटा होता है रीजन या पर्पस। हाँ, सेक वर्ड का कोई प्रॉपर मीनिंग तुम्हें मिलेगा नहीं, किसी भी डिक्शनरी में ढूंढ ढांड लेना। सेक का मतलब होता है पर्पस या रीजन। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने लिखा है इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमी वुड पिकअप द बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो इकोनॉमी है और इसमें सब्जेक्ट बॉर्डर है। ये जो हमने लिखा है ना इंडिया एंड पाकिस्तान, ये है हुज का रिप्लाई, हुज इकोनॉमी। उसी तरीके से ये भी है हुज का रिप्लाई। कंट्रीज के साथ में हम अक्सर अपस्ट्रॉफी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कंट्रीज का मतलब होता है वहां के पीपल। जैसे कोई कंट्री वगैरह होती है तो कंट्री से मतलब कोई प्लेस नहीं होता, कंट्री से मतलब होता है वहां के लोग, तो हम इनके साथ अक्सर अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो जैसे हमने लिखा इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमी वुड पिकअप बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो इन सेंटेंसेस में जो हमारा मेन नाउन है वो यहाँ पे इकोनॉमी है, मतलब सब्जेक्ट इकोनॉमी है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है बॉर्डर। बॉर्डर इज द बॉर्न ऑफ कंटेंशन, हुज बॉर्डर, ये बताने के लिए मैंने लिख दिया इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। फिर हमने लिखा इकोनॉमी वुड पिकअप बाय द एंड ऑफ द ईयर, हुज इकोनॉमी, ये बताने के लिए हमने लिख दिया इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमने क्या किया, इस बार दो नाउन्स को यूज किया पजेसिव केस में एंड से जोड़ के। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर हम दो नाउन्स को एंड से कनेक्ट करें और जिस पोजीशन के लिए हम उनका यूज कर रहे हैं वो पोजीशन कॉमन हो, मतलब दोनों का पोजीशन एक ही हो, तो हमें अपस्ट्रॉफी एक ही लिखनी पड़ेगी, मतलब अपस्ट्रॉफी कॉमन कर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग हो पोजीशन, तो हमें अपस्ट्रॉफी अलग अलग यूज करनी पड़ेगी। इसको मैं समझाता हूं, देखो ऐसे समझो। जैसे हमने लिखा राम एंड श्याम्स फैमिली, ठीक है। अब अगर ये राम और श्याम दोनों ब्रदर हैं, ठीक है, तब तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा राम एंड श्याम्स फैमिली, तो हमें ये मानना पड़ेगा राम और श्याम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों अलग अलग फैमिली से हो, मान लो राम की फैमिली अलग हो, श्याम की फैमिली अलग हो, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा राम्स एंड श्याम्स। बेटर तो फैमिलीज लिखना होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं, हम फैमिली भी लिख सकते हैं, राम्स एंड श्याम्स फैमिली। तो ये ध्यान रखना है। तो अब ये दोनों ही सही है, राम एंड श्याम्स फैमिली भी सही है,
ठीक है, राम्स एंड श्याम्स फैमिली भी सही है, क्योंकि हमें हो सकता है राम श्याम ब्रदर हो, ठीक है, और हो सकता है नहीं भी हो, नेबर हो, तो अगर नेबर होंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा रामजन श्याम्स फैमिली, ब्रदर होंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर हमने लिखा राम एंड श्याम्स लाइफ, और हमने लिखा राम्स एंड श्याम्स लाइफ, ठीक है। अब यहां पे कहानी क्या है, अगर हम लिखेंगे राम एंड श्याम्स लाइफ तो हमें मानना पड़ेगा लाइफ दोनों की कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ दोनों की कॉमन नहीं हो सकती, सेपरेट ही होगी। तो अब ये तरीका गलत है और ये सही है। तो कई बार जैसे हम एंड से दो नाउन्स को जोड़ देते हैं और अपस्ट्रॉफी कॉमन कर लेते हैं, तो अपस्ट्रॉफी हम कॉमन तभी कर पाते हैं जब उन दोनों का पोजीशन कॉमन हो। लेकिन अगर उनका पोजीशन कॉमन नहीं, सेपरेट होगा, तो हमें पॉजेसिव केस भी सेपरेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेवंथ एग्जांपल से। हमने लिखा इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के सारे बॉर्डर कॉमन नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उन पे इंडिया का ही नहीं है। मैं मान लो ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं उन पे इंडिया नहीं है, ठीक है। या जो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ है, ठीक है, भूटान के साथ है, या जो नॉर्थ के बॉर्डर्स हैं उन पे पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के सारे बॉर्डर कॉमन नहीं है, उनके सेपरेट बॉर्डर्स भी हैं। लेकिन ये जो बोन ऑफ कंटेंशन वाला बॉर्डर है ना, जिसकी वजह से इनमें दोनों कंट्रीज में आपस में झगड़ा चलता रहता है, ये कॉमन है। तो इज अ बोन ऑफ कंटेंशन से हम जान सकते हैं कि जिस बॉर्डर की बात की जा रही है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का कॉमन बॉर्डर है। तो अगर कॉमन बॉर्डर है तो पॉजेसिव केस कॉमन कर लो, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, ऐसे लिख दो, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी तो दोनों देशों की किसी हालत में कॉमन नहीं है, उनकी इकोनॉमी अलग है, हमारी इकोनॉमी अलग है। तो अगर दोनों देशों की इकोनॉमीज अलग अलग हैं और कॉमन नहीं है, तो पॉजेसिव केस कॉमन मत लिखो, लिखो इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर हम कभी किन्हीं दो नाउन्स को एंड से जोड़कर यूज करें और उनका पोजेशन कॉमन हो, तो हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं बाद वाले वर्ड पे। हम्म, ठीक है। हम बाद वाला जो वर्ड होता है ना, उस पे अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जो भी बाद में होगा, दोनों पे उसका यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना है बस। डन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो देखो फिर से अगर बता देता हूं, अगर कोई दो नाउन्स जो हैं उनका पोजीशन कॉमन हो तो अपॉस्ट्रोफी कॉमन करके लिखा करो, जो नाउन पोजीशन के पास लिखा होता है उस पे अपॉस्ट्रोफी यूज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के पोजीशन सेपरेट हो तो फिर पॉजेसिव केस अलग अलग लिखा करो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। हिज आंट इज द चेयरपर्सन ऑफ वुमेन टीचर्स एसोसिएशन। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमी वुड पिकअप बाय द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, तो हो गया। एट्थ का आंसर बताओ बच्चों। अब देखो, ये जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, ठीक है। हाँ, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ जाएंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग समझने की कोशिश करना। जैसे हमने यहां से समझना, जैसे हमने यहाँ पे एक नाउन लिखा, आ, एक मिनट इधर समझाता हूँ, देखो बोर्ड पे इस पर। जैसे हमने यहाँ पे एक नाउन लिखा अ बॉय, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा ऑल बॉयज। तो ये दो नाउन है, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है, ठीक है। अब मान लो हम इनका पॉजेसिव केस बना दें, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे बॉयज और इसे ऐसे लिखेंगे बॉयज, ये हो गया। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस लिखा हो, डबल एस लिखा हो, या एस एच लिखा हो, मतलब ऐसा कोई लेटर लिखा हो जिसका साउंड श होता है, श हिसिंग साउंड होता हो, तो जब हम उसका अपस्ट्रॉफी के साथ पॉजेसिव केस बनाएंगे ना, तो केवल मतलब पॉजेसिव केस के लिए केवल अपस्ट्रॉफी यूज करेंगे, फिर से एस का यूज नहीं करेंगे। एक मिनट, ये पूरा मिट गया। जैसे हमने लिखा अ बॉय,
और हमने लिखा ऑल बॉयज। तो ये नाउन सिंगुलर है, ये नाउन प्लुरल है। अगर हम उसका पजेसिव केस बनाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे लिखेंगे, इसका बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। फिर हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर किसी नाउन के लास्ट में कोई ऐसा लेटर लिखा हो, एस लिखा हो, डबल एस लिखा हो, एस एच लिखा हो, जिसका साउंड हिसिंग होता है, श होता है, शा शा। ठीक है। तो जब हम उसका पजेसिव केस बनाएंगे तो केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, फिर से एस नहीं लिखेंगे। मतलब हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और मिटा देता हूं, ऐसे। ठीक। अब हमें ये दोनों वर्ड का डिफरेंस समझना है कि जो हमने अबॉयज लिखा है जिसमें अपॉस्ट्रोफी हमने इससे पहले लिखी है, और ये जो ऑल बॉयज लिखा है इसमें अपॉस्ट्रोफी इसके बाद लिखी है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये है सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस, और ये है प्लुरल नाउन का पजेसिव केस। तो यहां से जो हम सीखना समझना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में कोई हिसिंग साउंड कन्वे करने वाला लेटर लिखा हो, जनरली एस है, डबल एस है और एस एच है, ये होते हैं ऐसे लेटर्स। ठीक है। तो जब हम उसका पजेसिव केस बनाएंगे तो अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, मतलब वो सॉरी एस का यूज नहीं करेंगे, केवल अपस्ट्रॉफी यूज करेंगे। अच्छा, फिर तुमने देखा होगा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लुरल नहीं होते हैं, मतलब प्लुरल होते हैं लेकिन लास्ट में एस नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक नाउन लिखा चिल्ड्रन, और हमने लिखा पीपल। अब ये नाउन प्लुरल है, चिल्ड्रन प्लुरल है चाइल्ड का, पीपल भी प्लुरल है, लेकिन इनके लास्ट में हमने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा जिसका साउंड हिसिंग होता हो। तो जब हम इनका पजेसिव केस बनाएंगे ना तो अपॉस्ट्रोफी एस दोनों ही लिख देंगे। तो इसकी बात समझ में आ रही। इसका मतलब प्लुरल से नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी प्लुरल नाउन का पजेसिव केस बनाएंगे तो केवल अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे, फिर से एस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि जनरली जिन नाउन्स के लास्ट में एस या डबल एस लिखा होता है, जो कि प्लुरल नाउन्स के साथ लिखा ही होता है जनरली, तो हम जब उनके साथ में एस या डबल एस वगैरह लिखा होगा तो अपॉस्ट्रोफी के लिए केवल पजेसिव केस के लिए केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, फिर से एस नहीं लिखेंगे। डन। अब देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनके लास्ट में एस लिखा होता है। जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिखा बॉस। ठीक है। या जैसे हमने मान लो लिखा यहाँ पे जीजस। अब देखो, बॉस है, जीजस है, ये नाउन सिंगुलर है, ये प्लुरल नहीं है, सिंगुलर है, लेकिन इनके लास्ट में एस लिखा हुआ है। तो जब हम इनका पजेसिव केस बनाएंगे ना तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, फिर से एस नहीं लिखेंगे। तो मतलब ये सिंगुलर प्लुरल की बात नहीं है, ये बात ये है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस वगैरह लिखा होगा, डबल एस या एस एच लिखा होगा, और तो उसके साथ में पजेसिव केस के लिए केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करना, फिर से एस मत लिखना, क्योंकि वो हिसिंग साउंड बोलने में फिर ऑकवर्ड हो जाएगा। डन। ये छोटी सी बात हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात हमें समझनी है यहां से। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जैसे हमने एक वर्ड यहां पे लिखा अ, क्या लिख देते हैं यहां पे, मान लो हम लिख देते हैं द मैंस जॉब या हाउस, और हमने लिख दिया द मोहन्स हाउस। ठीक है। अब यहां देखो, पजेशन है हाउस, ठीक है, और मैन है पजेसिव केस, और मोहन्स है पजेसिव केस, क्योंकि इस पे हमने अपॉस्ट्रोफी यूज कर रखा है ना, तो ये मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन यहाँ पे हाउस है, और ये पजेसिव केस है। तो हमारे पास एक नाउन है, एक मिनट में, हाउस है पजेशन, ठीक है, यहां भी और यहां भी, और मैन है पजेसिव केस। ये छोटी सी बात है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब कई बार लोग इसको याद नहीं रख पाते। वो अपना देख लेना, रख पाओगे नहीं रख पाओगे, लेकिन अब समझना ध्यान से। जैसे हमने लिखा द मैन्स हाउस एंड द मोहन्स हाउस, तो हाउस है मेन नाउन पजेशन जिसे हम कह रहे हैं, और मैन और मोहन जो है वो हुज का रिप्लाई है, पजेसिव केस है। अगर हम किसी नाउन को पजेसिव केस में किसी पजेशन के साथ लिखें तो वहां पे जो लिखे गए डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे आर्टिकल्स होते हैं ना, डिटर्मिनर ही होते हैं, तो वो डिटर्मिनर मेन नाउन के लिए नहीं यूज होते हैं, वो पजेसिव नाउन के लिए, पजेसिव केस के लिए यूज होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो हम द लिख रहे हैं ना, द, ये हाउस के लिए नहीं है। हाउस का अपना खुद डिटर्मिनर, ये पजेसिव केस हो गया। अब जो भी हम डिटर्मिनर यहाँ पे लिख रहे हैं ना वो पजेसिव केस के नाउन के लिए, मतलब ये वाला द मैन के लिए और ये वाला द मोहन के लिए। अब मैन कॉमन नाउन है, उसके साथ तुम द आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन मोहन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ में द आर्टिकल लिखना नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ये जो हमने लिखा है ना मोहन्स हाउस, इसमें ये द गलत लिखा हुआ है, हमें इसको सिंपली लिखना चाहिए मोहन्स हाउस।
ठीक है, और उसमें जो हमने लिखा था मेंस हाउस वो सही है। तो यहां से एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि जब हम किसी पजेसिव केस को पजेशन के साथ लिखते हैं तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो पजेसिव केस के नाउन के लिए यूज होते हैं, ना कि पजेशन के लिए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। फिर उसको मैं अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जब हम कंपाउंड नाउन पढ़ रहे थे तो हमने देखो वहां पे क्या पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है स्कूल टीचर। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर स्कूल टीचर, तो यहाँ पे देखो ये टीचर और स्कूल ये दोनों नाउन है, और ये दोनों मिलके एक कंपाउंड नाउन बन गए, स्कूल टीचर। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन्स में होता क्या है, जो टीचर है ये है मेन नाउन। ठीक है, और स्कूल है मॉडिफायर। ध्यान देना, हम स्कूल को पजेसिव केस नहीं कह रहे हैं क्योंकि इस पे अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज हुआ है। ये है मॉडिफायर और ये है मेन नाउन। तो जब हम दो नाउन्स को एज अ कंपाउंड नाउन ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करने लगता है, जिसे हम नाउन मॉडिफायर कहते हैं। यहाँ पे स्कूल मॉडिफायर है, टीचर मेन नाउन है। तो जब हम कंपाउंड नाउन्स लिखते हैं तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो मेन नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डन। अब मैं सारी बात, तुम में से कुछ लोग ना हिले हुए हैं, मतलब हालांकि पता नहीं वो समझेंगे नहीं, क्योंकि अगर समझदारी होते तो वो हिले हुए नहीं होते। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि जिससे अगर उनमें कहीं स्कोप होगा कुछ सीखने समझने का तो वो सुधर जाएंगे आगे से। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तुम में से पूछ रहे हो क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ नाउन प्रोनाउन, ठीक है, तुम अपनी दुनिया भर की बातें कर रहे हो, बेवकूफ हो गए थे, हिले हुए हो क्या है? पहले ये तो जान लेते कि सीखने आए थे, कि सिखाने आए थे, कि पूछने आए थे, कि सीखने आए थे। किस लिए बैच ज्वाइन किया था? बैच ज्वाइन किया था इसलिए कि जो सिखाया जाएगा उसको सीखोगे, या बैच ज्वाइन किया था इसलिए जाके अपना पूछोगे और जो सिखाया जा रहा होगा उसको ध्यान ही नहीं दोगे? उल्लू ही आदमी हो, मतलब अव्वल दर्जे के। अब देखो द स्कूल टीचर जो हमने लिखा है ना, ये है कंपाउंड नाउन। द मैंस हाउस जो लिखा था वो कंपाउंड नाउन नहीं था। ठीक है, उसमें मैन पजेशन था, पजेसिव केस था, हाउस पजेशन था। तो जब हम पजेसिव केस में किसी नाउन को लिखते हैं पजेशन के साथ में, तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर जो होते हैं वो पजेसिव केस के नाउन के होते हैं, एक चीज। लेकिन जब हम कोई कंपाउंड नाउन लिखते हैं तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो मेन नाउन के होते हैं। जैसे यहाँ पे मेन नाउन टीचर है तो ये टीचर के लिए यूज हो गया। अब जब ये सारी बातें समझ में आ जाए तो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे लिए, इसका आंसर बताना। क्वेश्चन देखो क्या है। द टीचर हैज इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट्स पेरेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देखो। द टीचर हैज इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट्स पेरेंट्स, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक लगे तो इसको सही भी करो, एंड बी अ बिट क्विक, थोड़ा सा क्विक हो जाओ। ठीक है, और कोशिश करो जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखो समझो। भैया अभी तुम्हें नहीं आता है, पहले तुम एक बार सीख समझ लोगे ना तो डाउट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो बातें बताई जा रही होती है, मुझे ये बात कहते हुए बार बार अच्छा नहीं लगता कि 20-25 साल की उम्र के लोग होते हैं जो इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं और वो भी उल्लुओं वाली हरकतें करते हैं। हरि ओम प्रभु। द टीचर हैज इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट्स पेरेंट्स। हाँ सही है। जो बच्चे ध्यान से सुनते समझते हैं ना वो सब सीखते हैं। अब कुछ होते हैं बेचारे इम्पेशेंट, जो पढ़ाया जा रहा है वो सुन नहीं रहे, अपनी इधर की कहानी कर रहे हैं। बेटा वो तुम्हारे जितने डाउट्स हैं ना धीरे धीरे सब आंसर होते जाएंगे बिना पूछे। जो मैं कह रहा हूँ जो हम पढ़ा रहे हैं ना उससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, बताओ, तो मुझे बताते हुए अच्छा लगेगा। तुम खुद तो डिस्ट्रैक्ट हो ही, मुझे और कर देना चाहते हो। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज। हमें पता है कि इसमें जो मेन नाउन है ना वो है पेरेंट्स, पोजेशन है पेरेंट्स। द टीचर हैज इनवाइटेड पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स, ये बताने के लिए हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया पजेसिव केस। फिर यहाँ पे हमने एक डिटर्मिनर लिखा ऑल। अभी जो डिटर्मिनर हमने ऑल लिखा है ना, हमने पढ़ा है कि जब हम कोई पजेसिव केस यूज करते हैं तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर पजेशन के लिए नहीं, पजेसिव केस के लिए होते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऑल डिटर्मिनर हम यूज कर रहे हैं ना, ये स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है, पेरेंट्स के लिए नहीं यूज हो रहा। ठीक है, तो अगर ये स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है तो स्टूडेंट का नंबर प्लुरल हो गया, क्योंकि अगर हम ऑल लिख रहे हैं तो ऑल के साथ में काउंटेबल नाउन प्लुरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। भाई मान लो जैसे हमने ऑल लिखा और ऑल के साथ हम कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखे, मान लो हमने लिखा वाटर, तब तो ये सिंगुलर रह जाएगा, ऑल वाटर। लेकिन ऑल के साथ अगर हम कोई प्लुरल नाउन लिख दें, बॉटल, तो प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा बॉटल्स। तो ऑल के साथ में अगर हम कोई काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो प्लुरल फॉर्म में,
ठीक है, स्टूडेंट काउंटेबल ही होता है, तो हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर स्टूडेंट नाउन प्लूरल है, जो कि ऑल की वजह से प्लूरल होना भी चाहिए, तो इसका अपॉस्ट्रोफी एस के बाद में लिखो, पहले नहीं। तो इसको ऐसे लिखो, द टीचर हैज इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट्स पेरेंट्स। तो अपॉस्ट्रोफी जो है ना एस के बाद यूज करो, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी इसलिए यूज करना है क्योंकि स्टूडेंट नाउन प्लूरल है। ठीक है, हाँ। चलो, एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी देखें। दे हैव ग्रांटेड हिम 3 days लीव। अब जैसे हमने लिखा दे हैव ग्रांटेड हिम 3 days लीव, ठीक है, तो इसमें मेन नाउन हो गया लीव। एक मिनट, इसमें मेन नाउन हो गया लीव। ठीक है, अब दे जो है ना, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, टाइम की यूनिट होती है ना, तो हमने उसको पजेसिव केस में लिख दिया। अब देखो, वैसे तो लीव अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर ये बात तुम पहले से जानते हो तो ऐसे ही जान जाओगे कि थ्री का यूज लीव के लिए नहीं यूज हो रहा होगा, क्योंकि लीव अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इस थ्री का यूज हो रहा है डे के लिए। अगर हम थ्री का यूज डे के लिए कर रहे हैं तो डे का नंबर हो जाएगा प्लुरल, क्योंकि मोर देन वन प्लुरल होता है। अच्छा, अगर डे नाउन प्लुरल हो जाएगा और हम उसका पजेसिव केस लिखेंगे तो फिर हमें अपॉस्ट्रोफी प्लुरल फॉर्म के बाद में लिखनी पड़ेगी, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 days लीव। ठीक है, हाँ। फिर से देखो, एक बार समझा देता हूं। जैसे हमने लिखा 3 days लीव, तो पहले हमने डे को प्लुरल फॉर्म में लिखा, फिर अपॉस्ट्रोफी का यूज किया। एस दोबारा क्यों नहीं लिखा वो तुम समझ रहे होगे कि जिन नाउन्स के लास्ट में एस डबल एस 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 लिखा होता है उनका पजेसिव केस बनाने के लिए केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज किया करो, फिर से एस मत लिखा करो। लेकिन अगर हम चाहते ना तो इसको 3 day लीव भी लिख सकते थे। अब इन दोनों का डिफरेंस समझना। ये पजेसिव केस है और ये कंपाउंड नाउन है। अच्छा, मीनिंग दोनों के सेम है, चाहो तो ये लिखो चाहो वो लिखो। तो हम इसको 3 day लीव भी लिख सकते थे और 3 days लीव भी लिख सकते हैं। अगर पजेसिव केस लिखोगे तो अपॉस्ट्रोफी यूज करना पड़ेगा एस के बाद। अगर पजेसिव केस लिखोगे तो अपॉस्ट्रोफी यूज करना पड़ेगा एस के बाद। ठीक है, नहीं तो कंपाउंड नाउन लिखोगे तो हमें पता है कि कंपाउंड नाउन्स में मॉडिफायर प्लुरल फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। अब मेन नाउन लीव है, डे मॉडिफायर है, तो डे को हम प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको सिंगुलर फॉर्म में डे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख दूं क्या? ये आ जाओ, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, वहां तो क्वेश्चन लिखे ही हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ये लिखा हिज आंट इज द चेयरपर्सन ऑफ वुमेन टीचर्स एसोसिएशन, तो यहाँ पे हमने लिखा हिज आंट इज द चेयरपर्सन ऑफ व्हाट। एक मिनट, चेयरपर्सन ऑफ व्हाट, चेयरपर्सन ऑफ एसोसिएशन। तो जो ऑफ प्रिपरेशन है ना, इस ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया एसोसिएशन। हिज आंट इज द चेयरपर्सन ऑफ एसोसिएशन, हुज एसोसिएशन, ये बताने के लिए हमने लिख दिया वुमेन टीचर्स। तो जो वुमेन टीचर्स हमने नाउन लिखा है ना, ये पजेसिव केस में है। वुमेन टीचर कंपाउंड नाउन होता है, हमने उसका पजेसिव केस बना दिया। अब एक बात तुम लोगों को अगर ध्यान रह गई हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हमने लिखा वुमेन टीचर, ठीक है, ये हो गई मान लो फ्रेज ए। फिर हमने लिखा बी, वुमेन टीचर। ठीक है, फिर हमने लिखा सी, वुमेन टीचर्स। फिर हमने लिखा डी, वुमेन टीचर्स। अब एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि ए बी सी डी इनमें से कौन सी फ्रेज सही है कौन सी गलत है। सारी सही है, सारी गलत है। ठीक है, मैं देखो बता देता हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनना। वुमेन टीचर, ठीक है, विमेन टीचर, वुमेन टीचर्स, विमेन
टीचर्स। बिल्कुल बच्चे लिख सकते हैं, आसिफ अंसारी बिल्कुल। हाँ, ए एंड डी सही है, बढ़िया बताइए। हाँ, इससे ही पता चलता है कि तो रिवीजन रिवीजन कुछ करते हो, सीरियसली पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, असल में बच्चे जो हम सीखते हैं ना, उससे ज्यादा जरूरी होता है तरीका। क्या हमारा पढ़ने का सीखने का तरीका सही है? ठीक है। जनरली बच्चों के साथ में जो मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ाते हुए पाया, वो मैंने ये पाया कि उनका डेडिकेशन में कमी नहीं होती है, बस सही तरीके उनके पास सीखने समझने के नहीं होते। वजह क्या होती है, उनको कभी सही सलामत गाइडेंस नहीं मिला, या सही अच्छे दोस्त नहीं मिले, ठीक है, या उनको शॉर्ट ट्रिक वाले टीचर ज्यादा मिले, या उनको याद करवाने वाले टीचर ज्यादा मिले, जिस वजह से उनके तरीके गड़बड़ हो गए सारे सीखने के। वो अनसन चीजों को याद करके सीख लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन पे डील करते हैं, केवल नॉलेज पे जाना नहीं चाहते। चलो, अब मैं देखो समझाता हूँ, इसका समझना। ये सही है, ठीक है, ये सही है, और ये सही है, और ये गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो हमें दोनों वर्ड प्लुरल करने पड़ेंगे। जैसे हमने वुमेन टीचर लिखा, ठीक है। अब अगर हम इसमें ये मान लें कि जो वुमेन है वही टीचर है, तो ये वुमेन सब्जेक्ट हो गया, तो हमें इसकी प्लुरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी वुमेन टीचर्स। वुमेन टीचर्स का मतलब दोज हु टीच, द वुमेन हु टीच, वो महिलाएं जो पढ़ाती हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि यहाँ पे पढ़ाने वाले लोग अलग हैं, वो महिलाओं को पढ़ाते हैं, मतलब महिलाओं को शिक्षा देते हैं केवल, ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा वुमेन टीचर्स। मतलब ये जो हमारा सिंगुलर नाउन है वुमेन टीचर, इसकी दो प्लुरल फॉर्म हो सकती हैं। एक इसकी प्लुरल फॉर्म हो सकती है वुमेन टीचर्स, एक हो सकती है वुमेन टीचर्स, ठीक है। वुमेन टीचर्स का मतलब ये जाएगा कि वुमेन ऑब्जेक्ट है, टीच करने वाले कोई और लोग हैं जो महिलाओं को शिक्षा देते हैं। अच्छा, वुमेन टीचर्स का मतलब जाएगा महिलाएं, महिलाएं ही हैं जो दूसरों को सिखाती हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड नाउन में मैन वुमेन वर्ड सब्जेक्ट के तरीके से यूज होंगे तो दोनों वर्ड प्लुरल कर देने हैं। एज एन ऑब्जेक्ट यूज होंगे तो मेन वर्ड को प्लुरल करना है, मैन वुमेन को नहीं करना है। तो अगर महिलाएं पढ़ाने वाली हैं, महिलाएं ही शिक्षक हैं, तब तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगर शिक्षक कोई और है जो महिलाओं को शिक्षा देता है, तो आंसर हो जाएगा ये हर हालत में गलत है। तो इससे हमें ये समझ में आया है कि वुमेन टीचर में टीचर्स तो प्लुरल हमें हर हालत में लिखना पड़ेगा, वुमेन को प्लुरल लिखना है नहीं लिखना वो डिपेंड करेगा, ठीक है। खैर, अब यहां आते हैं। ये जो हमने लिखा ना वुमेन टीचर्स एसोसिएशन, इसमें देखो वुमेन प्लुरल है और टीचर सिंगुलर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर वुमेन प्लुरल है तो टीचर तो हर हालत में प्लुरल होगा ही होगा, लेकिन अगर ये प्लुरल होगा ना तो अपस्ट्रॉफी हमने गलत जगह यूज कर रखी है। अपस्ट्रॉफी हमें एस के बाद लिखनी चाहिए थी, क्योंकि जब टीचर को हम प्लुरल फॉर्म में लिखेंगे ना टीचर्स, तो अपस्ट्रॉफी लास्ट में जाएगी। चलो, एक तो इससे हम जान सकते हैं कि वुमेन टीचर जो हमने लिख रखा है, ये तो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टीचर सिंगुलर हो वुमेन प्लुरल हो, या तो दोनों ही प्लुरल होंगे, नहीं तो केवल टीचर प्लुरल होगा, ठीक है। तो एक तो ये इसलिए गलत हो गया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि एसोसिएशन सिंगल टीचर से बनती भी नहीं है। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप। तो अगर कोई एसोसिएशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें काफी टीचर्स होंगे। तो जब काफी टीचर्स होंगे और हमें ये पता ही है, तो टीचर नाउन की प्लुरल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, जो कि होती है टीचर्स। अब फिर जब उसका पजेसिव केस बनाओगे तो apostrophe s के बाद लिख देना, तो ये आंसर। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा हिज आंट इज द चेयरपर्सन ऑफ वुमेन टीचर्स एसोसिएशन। डन। चलो, एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हारे लिए और लिखता हूं अपने पास से, आंसर बताना। दे सफर्ड owing टू द, एक मिनट, यहां लिखता हूं। पीपल सफर्ड owing to the
बैंक एम्प्लॉयज स्ट्राइक। पीपल सफर्ड ओइंग टू द बैंक एम्प्लॉयज स्ट्राइक। दूसरा, वी हैव रिसीव्ड 20 candidates कंसेंट फॉर्म। ये देखो, अब जैसे हमने लिखा पीपल सफर्ड ओइंग टू द बैंक एम्प्लॉयज स्ट्राइक, तो यहाँ पे देखो समझना क्या है, ये जैसे हमने लिखा पीपल सफर्ड ओइंग टू द स्ट्राइक, तो मेन वर्ड हो गया स्ट्राइक। हुज स्ट्राइक ये बताने के लिए हमने लिख दिया बैंक एम्प्लॉयज। अब ऐसा तो नहीं एक सिंगल बैंक एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की होगी, एक एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक करेगा भी तो उससे पहली बात तो उसको स्ट्राइक नहीं कहा जाएगा, और दूसरा उससे फर्क भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक एम्प्लॉय ज्यादा रहेंगे जिन्होंने मतलब स्ट्राइक किया है, तो हमें एम्प्लॉयज को प्लूरल फॉर्म में लिख के तब पजेसिव केस यूज करना चाहिए। प्लूरल फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, हमने लिखा वी हैव रिसीव्ड 20 कैंडिडेट्स कंसेंट फॉर्म्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो नाउन है, एक है कंसेंट फॉर्म, एक है कैंडिडेट। अच्छा, फिर हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो कंसेंट फॉर्म है ये तो है पोजेशन, हुज कंसेंट फॉर्म ये बताने के लिए हमने लिख दिया कैंडिडेट्स, ये है पजेसिव केस। ठीक है, और ये जो न्यूमरल्स होते हैं ये होते हैं डिटर्मिनर्स, तो ये 20 है डिटर्मिनर। अब अभी हमने पढ़ा कि जब हम कोई पजेसिव केस के साथ में डिटर्मिनर लिखते हैं तो वो डिटर्मिनर पजेशन के लिए नहीं, पजेसिव केस के नाउन के लिए होता है। तो इसका मतलब जो 20 हम यूज कर रहे हैं ना, ये कंसेंट फॉर्म के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है कैंडिडेट के लिए। तो अगर हम 20 का यूज कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं तो कैंडिडेट नाउन की फॉर्म प्लूरल हो जाएगी। अगर फॉर्म प्लूरल हो जाएगी तो अपॉस्ट्रोफी तो हमने गलत जगह यूज कर रखा है, अपॉस्ट्रोफी तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा वी हैव रिसीव्ड 20 कैंडिडेट्स कंसेंट फॉर्म। डन, चलो बढ़िया। तो ये अपना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नाइन्थ पे। नाइन्थ में हमने लिखा नो बडी शुड मॉक द पुअर्स कंडीशन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग लिखा रहने दो, इससे पहले मैं दो छोटी छोटी बातें समझा देता हूं, उनको पहले समझना। हमने एग्जाम्पल लिखा ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर्स। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर्स हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है, ये जो हमने हेल्प्स वर्ब लिखी ना, इसका ऑब्जेक्ट है ये पुअर्स वर्ड। ठीक, अब तुम में से जो बच्चे पहले से जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हो मैं उन्हें बता देता हूं कि पुअर वर्ड एक एडजेक्टिव होता है। पुअर वर्ड जो है ना ये एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, वीक एडजेक्टिव है, नीडी एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, डम एडजेक्टिव है, डेफ एडजेक्टिव है। ये वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स, इनमें से कोई भी नाउन नहीं है। अब हम कैसे जान जाते हैं कि एडजेक्टिव्स हैं? ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आप पढ़ोगे लिखोगे तब धीरे धीरे सीखते रहोगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि सारे वर्ड डिस्क्रिप्शन है, ये ना किसी को ना डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे पुअर है ना, ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करने के लिए होने वाला वर्ड है, तो ये किसी का रेफरेंस नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन है। तो जो वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ को अप्लाई करते हैं, जो नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं, वो सब एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर ये पुअर वर्ड एडजेक्टिव है जो कि ये है, तो ये हमने गलत यूज कर रखा है। अब इसमें दो गलतियां हो रही हैं। पहली गलती तो कि मैं बता देता हूं क्या है। पहली गलती ये कि जो हमने पुअर को पुअर्स लिखा ये गलत है। ये जो प्लूरल फॉर्म हम लिखते हैं ना, ये नाउन्स और प्रोनाउंस में होती है, एडजेक्टिव्स में प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। जैसे कि मान लो हमने एक वर्ड लिखा बिग, ये एडजेक्टिव है, अगर हम इसे बिग्स लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स में नंबर होता नहीं है जो हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिख पाए। अच्छा, फिर हमने लिखा बैग, अगर हम इसे बैग्स लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बैग नाउन है।
भाई बैग वर्ड जो है नाउन है, हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। काउंटेबल होता है बैग, तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में बैग लिख सकते हैं। आज अब बिग तो काउंटेबल अनकाउंट पे छोड़ो, वो नाउन ही नहीं है, वो तो एडजेक्टिव है। होता क्या है कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने अलग अलग फीचर होते हैं। मान लो जैसे कोई वर्ड नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन है, तो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनमें देखो क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। उनमें एक तो होते हैं नंबर। नंबर का मतलब समझना, एक मिनट। नंबर का मतलब होता है सिंगुलर प्लूरल। उनमें नंबर होते हैं, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स होती हैं नाउन्स प्रोनाउंस में। उसके अलावा जेंडर होते हैं, मस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूटर, ठीक है। उसके बाद में उनमें पर्सन्स भी होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और उसके अलावा उनमें केसेस होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ये सब। तो नाउन और प्रोनाउन जो वर्ड्स होते हैं ना, उनमें नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये फीचर होते हैं। अच्छा, जो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं उनमें ये फीचर होते नहीं है। अब मान लो अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव कैटेगरी का है या एडवर्ब कैटेगरी का है, तो उसमें नंबर, जेंडर, पर्सन, केस तो होंगे नहीं। इनमें होती हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव एडवर्ब्स में ये होते हैं कि हम इनको कंपैरिजन के लिए डिफरेंट डिग्रीज में यूज कर सकते हैं। जैसे बिग है ना, इसकी हम कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं बिगर। सुपरलेटिव बना सकते हैं बिगेस्ट। तो बिगर और बिगेस्ट हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। अच्छा, बैग के साथ हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते कि अगर हम इसे बैगर लिखना चाहें या बैगेस्ट लिखना चाहें तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये नाउन है, नाउन्स में डिग्रीज नहीं होती। तो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने अपने फीचर होते हैं, जो जिसमें होता है वही उसको शो कर सकता है। अब पुअर वर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है, नाउन तो है नहीं। तो अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो पहली बात तो पहली गलती तो हमने यही कर दी कि हमने इसको प्लूरल फॉर्म में लिख रखा है। क्योंकि जब एडजेक्टिव है तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पहली गलती तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी गलती देखो क्या है। दूसरी गलती, एक गलती समझ में आ गई कि हम पुअर को पुअर्स नहीं लिख सकते क्योंकि पुअर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव्स में नंबर होते नहीं है जो हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिख पाए। हम प्लूरल फॉर्म में लिख पाते हैं नाउन्स को, ठीक है। ये जो हमने वर्ड लिखे हैं जैसे पुअर है, रिच है, ब्रेव है, स्ट्रांग है, वीक है, नीडी है, ठीक है, ऑनेस्ट है, ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव्स हैं और हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती क्या है। दूसरी गलती ये कि हम इसको हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बनते हैं नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। पुअर वर्ड एडजेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे द पुअर। द पुअर लिख देने से सही हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। द पुअर लिख देने से हुआ क्या, देखो ये समझना। जब हम इसे द पुअर लिख देंगे ना, तो ये कैटेगरी का नाउन हो जाएगा, मतलब कॉमन नाउन हो जाएगा प्लूरल नंबर का। और इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल इन जनरल। द रिच का मतलब हो जाएगा रिच पीपल इन जनरल। द ब्लाइंड का मतलब हो जाएगा ब्लाइंड पीपल इन जनरल। द नीडी का मतलब हो जाएगा नीडी पीपल इन जनरल। तो जो एडजेक्टिव्स किसी ह्यूमन टाइप को या किसी ह्यूमन कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम उनके साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज करेंगे तो वो कॉमन नाउन होते हैं प्लूरल नंबर के, जो उस टाइप के सारे इंडिविजुअल्स को इन जनरल रेफर करते हैं, ठीक है। तो द ब्रेव का मतलब ब्रेव पीपल हो जाएगा, द रिच का मतलब रिच पीपल हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, और उनका नंबर प्लूरल होगा, ठीक है। तो फिर से देखो एक बार मैं समझा देता हूँ। ये जो हमने पुअर लिखा था ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव होने की वजह से हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, तो हमने एस रिमूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम इसको हेल्प वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते नहीं, तो हमने इसके साथ में द लिख दिया। द पुअर लिख देने का मतलब हो गया पुअर पीपल इन जनरल, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब मैं एक दो क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए लिखता हूं और तुम लोग इनके आंसर बताना। पहला क्वेश्चन है, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। दूसरा है, ओनली द टफ हैज द एबिलिटी टू सर्वाइव देयर। मान लेते हैं कोई ऐसी जगह है जहां का क्लाइमेट बड़ा एक्सट्रीम है, हर लोग वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते, केवल जो टफ लोग हैं वही कर सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस का एक बार तुम लोग आंसर बताओ। द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी एंड ओनली द टफ हैज द एबिलिटी टू सर्वाइव देयर। ठीक है, हाँ।
अब देखो जैसे हमने यहाँ पे रिच एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखा और इसको सब्जेक्ट बना दिया, तो अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ में जो किसी ह्यूमन कैटेगरी को डिस्क्राइब करता है द आर्टिकल लिखकर यूज करेंगे, तो ये कॉमन नाउन होगा प्लूरल नंबर का, जिसका मतलब होगा उस टाइप के सारे लोग। तो द रिच का मतलब कोई डेफिनेट रिच पर्सन नहीं है, द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल, क्योंकि रिच एडजेक्टिव है ना, उसके साथ द आर्टिकल लिखकर यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कॉमन नाउन प्लूरल नंबर का। तो अगर इसका मतलब रिच पीपल हो गया तब तो ये प्लूरल हो गया, फिर तो हमें इसकी जगह लिखना पड़ेगा आर। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमने टफ लिखा है ना वर्ड, ये भी नाउन नहीं होता है, टफ भी एडजेक्टिव होता है। अगर हम टफ एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज कर रहे हैं और सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो द टफ का मतलब हो गया टफ पीपल, तो ये भी प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव। ठीक है, ओनली द टफ हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव देयर। ठीक, थर्ड एग्जांपल देखो, द पुअर मैन हैज या हैव नो टाइम टू रेस्ट। इस एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग और बताओ। अब देखो इसे समझना, अगर इस सेंटेंस में ये मैन ना लिखा हो तो ये सही है, द पुअर हैव नो टाइम टू रेस्ट। द पुअर का मतलब हो जाएगा पुअर पीपल इन जनरल, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना सब्जेक्ट यहाँ पे पुअर नहीं है, जैसे यहाँ पे टफ सब्जेक्ट है, यहाँ पे रिच सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैन सब्जेक्ट है, नाउन है मैन, और पुअर इसका एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो हम द आर्टिकल यूज कर रहे हैं ना, ये पुअर के लिए नहीं यूज हो रहा, ये यूज हो रहा है मैन के लिए, क्योंकि मेन नाउन यहाँ पे मैन है, तो पुअर एडजेक्टिव हो गया। अब अगर यहाँ पे मैन नहीं लिखा होता तो हम द पुअर का मतलब पुअर पीपल मान लेते और ये हैव सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम पुअर पीपल इन जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमको एक डेफिनेट मैन है जो पुअर है उसकी बात कर रहे हैं, तो अब वर्ब हमें मैन के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी, तो लिख देंगे हैज। द पुअर मैन हैज नो टाइम टू रेस्ट। तो ये हमें और ध्यान रखना है कि अगर हम द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड इनको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तब तो इनका नंबर प्लुरल होता है, लेकिन अगर हम इन्हें किसी नाउन के साथ लिख देंगे तो हमें उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक ही जब छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, भाई पुअर क्या है, द पुअर क्या है, ब्रेव क्या है, द ब्रेव क्या है, जब ये बातें समझ में आ जाए तो अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसका आंसर बताना। एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, द ब्लाइंड्स लाइफ इज मिजरेबल। द ब्लाइंड्स लाइफ इज मिजरेबल। द ब्लाइंड्स लाइफ इज मिजरेबल, इसका आंसर बताओ एक बार। पुअर मैन होता बेटा तो हैव सही हो जाता, हाँ पुअर मैन होता तो सही हो जाता। आप देखो यहाँ पे पता है क्या बच्चे, एक बच्चे ने बताया आर, आर नहीं लिखना है। आर इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वर्ब है ना उसका सब्जेक्ट ब्लाइंड नहीं है, उसका सब्जेक्ट है लाइफ। ब्लाइंड पजेसिव केस है बेटा, ध्यान से देखो अपॉस्ट्रोफी लगा रखी है, हमने पढ़ा था पजेसिव केस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो हमने लिखा लाइफ इज मिजरेबल, हुज लाइफ ये बताने के लिए हमने ब्लाइंड लिख दिया, अपॉस्ट्रोफी लगा दी। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि अपॉस्ट्रोफी ये जो पजेसिव केस होता है ये नाउन प्रोनाउन में होता है, ये एडजेक्टिव है ब्लाइंड, इसमें पजेसिव केस तो बन नहीं सकता अपॉस्ट्रोफी के साथ में। तो हमें ध्यान क्या रखना है, डोंट यूज apostrophes with adjectives। एडजेक्टिव्स के साथ में apostrophes का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो जो हमने द ब्लाइंड्स लाइफ लिखा ना ये गलत है, इसको लिखो लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज मिजरेबल। ठीक, तो ये जैसे ब्लाइंड है, पुअर है, स्ट्रांग है, वीक है, ऑनेस्ट है, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर मान लो हम इनको कभी द आर्टिकल के साथ में एज अ नाउन यूज भी कर रहे हैं तब भी इनके साथ में अपस्ट्रॉफी का यूज मत करना, क्योंकि अपस्ट्रॉफी पजेसिव केस बनाने के लिए लिखी जाती है और केस एट्रीब्यूट नाउन्स का होता है, एडजेक्टिव्स का नहीं। एडजेक्टिव्स के साथ में हमेशा ऑफ का यूज क्या करो, तो इसको लिखो लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज मिजरेबल। ठीक है, अच्छा फिर से मैं बता देता हूं, आर मत लिखना। आर लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार सब्जेक्ट लाइफ है, द ब्लाइंड सब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब अगला एक क्वेश्चन देखो, और देखो हमने लिखा दे पेड, एक मिनट, दे पेड नो हीड टू पब्लिक्स ओपिनियन, दे पेड नो हीड टू पब्लिक्स ओपिनियन। अब देखो तुम में से जो लोग जानते हो पहले से ठीक है, नहीं जानते हो मैंने बता देता हूं कि पब्लिक वर्ड एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है पीपल। पब्लिक का मतलब हो गया पीपल, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव भी होता है और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू पीपल। जैसे होता है ना पब्लिक स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक फैसिलिटीज, ऐसे होता है ना। तो पब्लिक वर्ड एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। अगर हम पब्लिक को सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तब तो ये नाउन है, अदरवाइज अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई दूसरा नाउन होगा तो फिर ये हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, ठीक। अब जैसे हमने लिखा द पेड नो हीड टू ओपिनियन, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो ओपिनियन है, तो ये मेन नाउन हो गया। दे पेड नो हीड टू ओपिनियन, हुज ओपिनियन ये बताने के लिए हमने पब्लिक्स लिख दिया, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि पब्लिक वर्ड नाउन तब होता है जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई दूसरा नाउन हो और ये उसे डिस्क्राइब कर रहा हो तो फिर ये एडजेक्टिव होता है, और अगर ये एडजेक्टिव होता है तो अपॉस्ट्रोफी यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो पब्लिक ओपिनियन। तो इसको लिखो पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। हाँ, तो पब्लिक वर्ड का यूज अगर हम किसी नाउन के साथ करें और वो नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो पब्लिक वर्ड एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, और इस पे अपॉस्ट्रोफी का यूज मत करना। देन ये सारे क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो अब वापस आते हैं हमने उस क्वेश्चन पे जो हमें सीखना था। अब हमने लिखा नो बडी शुड मॉक द पुअर्स कंडीशन, तो ये जो हमने द पुअर्स कंडीशन लिखा है ना, इसको हमने लिखना चाहिए कंडीशन ऑफ द पुअर, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है तो हमें इस पे अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना चाहिए, हमें इसको लिखना चाहिए कंडीशन ऑफ द पुअर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ इंग्लिश। आंसर बता दो फिर बाकी मैं इसे भी समझा देता हूँ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार इसका तुम लोग आंसर बताओ, अगर कुछ समझ में आए फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंडीशन ऑफ द पुअर क्यों लिखा अपना समझ लेना, पुअर एडजेक्टिव है उस पे अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते तो पजेसिव केस यूज कर लिया, ठीक है। 10th क्वेश्चन का आंसर बताएं, द इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ इंग्लिश। देखो मुझे लग रहा है आंसर तो तुम लोग सही जान रहे हो, एक बार मैं आंसर बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन का देखो आंसर ये है कि यहां से द रिमूव करना है और यहां पे ऐड करना है। इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, मैं देखो समझा देता हूं, देखो समझना। इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, गांधी जी और क्वीन विक्टोरिया, ये हमने यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे हैं। तुम लोग ये तो जान ही गए होगे ये सारे प्रॉपर नाउन है, ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज, गांधी जी एंड विक्टोरिया आर द नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। अब इन्हीं नाउन से हम कुछ और नाउन्स बना लेते हैं, जैसे इंग्लैंड से हमने लिख दिया इंग्लिश और द इंग्लिश, ठीक है। फ्रांस से हमने लिख दिया फ्रेंच एंड द फ्रेंच, जर्मनी से हमने लिख दिया जर्मन एंड द जर्मन, गांधी जी से हमने लिख दिया गांधीयन, और इधर कुछ नहीं, ठीक है। विक्टोरिया से हमने लिख दिया विक्टोरियन और यहां कुछ नहीं। अभी जो नए वर्ड्स बन गए ना हमें ये समझने कि ये क्या है, तो देखो
इंग्लिश जो है ना, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहना है इसे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंग्लिश एक एडजेक्टिव है जिसका यूज हम करते हैं उन थिंग्स या उन पीपल को रेफर करने के लिए जो इंग्लैंड से रिलेटेड है। इंग्लिश स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लाइमेट वगैरह वगैरह। उसी तरीके से एनीथिंग रिलेटेड टू फ्रांस कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द एडजेक्टिव फ्रेंच। फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है, फ्रेंच एनवायरनमेंट, फ्रेंच हिस्ट्री। जर्मनी से रिलेटेड कुछ भी है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जर्मन वर्ड का यूज एज एन एडजेक्टिव कर सकते हैं। तो जर्मन बेकरी, जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन चांसलर। गांधी जी से रिलेटेड कुछ भी है तो गांधीयन, गांधीयन एरा, गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड कुछ भी है तो विक्टोरियन, विक्टोरियन अप्रोच, विक्टोरियन डेवलपमेंट, ठीक है, विक्टोरियन पॉइंट्स वगैरह वगैरह। तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। लेकिन इनमें से ये जो इंग्लिश है, फ्रेंच है और जर्मन है, ये लैंग्वेजेस भी हैं। जब ये वर्ड लैंग्वेज के तरीके से यूज किए जाते हैं ना, तो ये नाउन हो जाते हैं। मतलब इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन ये नाउन भी हैं। जब ये नाउन होते हैं तो ये नेम ऑफ लैंग्वेज हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है, जर्मन भी लैंग्वेज का नाम है। अदरवाइज ये एडजेक्टिव होते हैं, नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। गांधीयन विक्टोरियन कोई लैंग्वेज नहीं है, वो केवल एडजेक्टिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कि हम द इंग्लिश क्या है भाई, द फ्रेंच क्या है, द जर्मन क्या है। तो देखो इनको मैं समझाता हूँ ये क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि पुअर एक एडजेक्टिव है और द पुअर कॉमन नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब है पुअर पीपल। तो ये जो पुअर और द पुअर का डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस वहां है कि पुअर एडजेक्टिव है और द पुअर पीपल कॉमन नाउन है प्लूरल नंबर का। द पुअर का मतलब है पुअर पीपल। उसी तरीके से इंग्लिश एडजेक्टिव है और द इंग्लिश कॉमन नाउन है प्लूरल नंबर का। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, द फ्रेंच का मतलब है फ्रेंच लोग, फ्रेंच लोग, और द जर्मन का मतलब है जर्मन लोग। तो ये जो द इंग्लिश है, द फ्रेंच है, द जर्मन है, ठीक है, ये कॉमन नाउन है प्लूरल नंबर के, जिनका मतलब है द पीपल ऑफ दिस क्लास, इस ओरिजिन के लोग, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, द इंग्लिश इज मदर टंग ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड हमने इंग्लिश लिखा है ना, इस इंग्लिश का मतलब पीपल नहीं है, इस इंग्लिश का मतलब है लैंग्वेज, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज है, सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, इनके नाम के साथ हमें आर्टिकल नहीं लिखना, तो ये द मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफ के बाद हम इंग्लिश लिख रहे हैं, इसका मतलब है पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो अगर हमें वहां के पीपल को रेफर करना है तो लिखो द इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल, और इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश और द इंग्लिश का ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब मैं इसी टाइप के एक दो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए और लिख देता हूं, जिनका तुम आंसर बताओगे, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये द हमें रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है। अगर द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे इंग्लिश पीपल होता तो ये सही हो जाता। और यहाँ पे इसका मतलब, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग है, पीपल है, तो यहाँ पे हमें द लिखना है। तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग और इंग्लिश का मतलब इंग्लिश भाषा। एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। ही हैज डन अ डिप्लोमा इन द जर्मन, ठीक है। दूसरा, फ्रेंच इज वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तीसरा हमने लिखा, माय सुपरिंटेंडेंट was a British। Here are three questions on the board, you just answer the questions, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार आंसर कर दो। He has done a diploma in the German, French is very hardworking people, and my superintendent was a British।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जर्मन का मतलब लैंग्वेज है, क्योंकि डिप्लोमा उसने लोगों में तो नहीं किया होगा। डिप्लोमा क्या होगा किसी सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट मान लो जर्मन लैंग्वेज हो गई, तो जब सब्जेक्ट को रेफर करना है तो द मत लिखो। ही हैज डन अ डिप्लोमा इन जर्मन, जर्मन का मतलब जर्मन लैंग्वेज। फिर हमने लिखा फ्रेंच इज वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। अब यहाँ पे पीपल हमने लिख दिया, तो इससे तो हमें पता चल गया कि हम लैंग्वेज को नहीं रेफर कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं वहां के लोगों को। तो अगर लोगों को रेफर कर रहे हो तो लिखो द फ्रेंच, द फ्रेंच। और जब द फ्रेंच लिख दोगे तो आर भी लिख देना। द फ्रेंच आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। माई सुपरिंटेंडेंट वॉज ब्रिटिश। तो देखो सबसे पहले तो मैं समझा देता हूं, जैसे ब्रिटेन है, नाउन है, इससे एडजेक्टिव बनाया हमने ब्रिटिश। और द ब्रिटिश का मतलब है ब्रिटिश पीपल इन जनरल। तो वो जो हमने ब्रिटिश वर्ड लिखा है ना, ये ब्रिटिश एडजेक्टिव होता है। ब्रिटिश कोई लैंग्वेज भी नहीं, ध्यान देना। ठीक है, ये एडजेक्टिव है ब्रिटिश। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो ये ए आर्टिकल गलत हो गया। ठीक है, अब या तो हम लिख दें द, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि द पुअर एडजेक्टिव है, और अगर हम इसके साथ में द आर्टिकल लिख देंगे तो द पुअर का मतलब हो जाएगा पुअर पीपल। तो या तो हम द लिख दें, लेकिन अगर हम द लिख देंगे तो द ब्रिटिश का मतलब हो जाएगा ब्रिटिश पीपल इन जनरल। लेकिन ये सारे ब्रिटिश पीपल की बात तो नहीं हो रही, ये तो केवल अपने सुपरिंटेंडेंट की बात कर रहा है, स्पीकर किसी और की तो बात कर नहीं रहा। तो यहाँ पे द लिख भी नहीं सकते। तो इसको सही करने का तरीका पता है क्या है? एक तरीका तो है कि ए रिमूव कर दो। भाई आर्टिकल जो होते हैं ये नाउन के साथ लिखे जाते हैं, अब ब्रिटिश नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल लिखो ही मत। तो या तो ए रिमूव कर दो, सिंपली ऐसे लिख दो ब्रिटिश। या दूसरा तरीका ये था कि ब्रिटिश के बाद में कोई नाउन लिख दो। देखो जैसे हमने लिखा एन ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में हम आर्टिकल नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो गया। हम यहाँ पे लिख दें एन इंजीनियर, इंजीनियर नाउन है। ठीक है, नाउन के साथ एन आर्टिकल लिख सकते हैं, तो ये लो सही हो गया। तो हमें पता है आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं, डिटर्मिनर नाउन के साथ लिखे जाते हैं। नाउन इंजीनियर है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, उसके साथ एन नहीं लिखना है, इंजीनियर नाउन इसके साथ लिख देना है। फिर अगर हम लिख दें एन ऑनेस्ट इंजीनियर, तो भी ये सही हो जाएगा। मतलब हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन तब जब उस एडजेक्टिव के बाद में नाउन भी लिखा हो। जैसे यहाँ पे इंजीनियर नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो अब हम ये आर्टिकल एन लिख सकते हैं। तो जो ब्रिटिश एडजेक्टिव है ना, हम इससे पहले आर्टिकल ये लिख सकते हैं अगर इसके बाद कोई नाउन लिखा होता। अब ब्रिटिश सिटीजन, अब ब्रिटिश एक्टर, अब ब्रिटिश बिजनेसमैन, ऐसे कुछ लिखा होता ना, तो ये सही हो जाता। अदरवाइज ये गलत है और इसे रिमूव कर दो। तो एडजेक्टिव्स के साथ में आर्टिकल तब नहीं लिखना है जब उनके बाद कोई नाउन ना लिखा हो तो, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं, नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। अगर कोई नाउन ना हो तो फिर एडजेक्टिव उसके साथ में डिटर्मिनर का यूज मत करो। ठीक है, तो ये हो गया सही। मैं सुपरिंटेंडेंट वॉज ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल का यूज मत करो जब तक उसके बाद कोई नाउन ना लिखा हो। अब बस एक क्वेश्चन लास्ट में और पूछ लेता हूं तुमसे इसी पे बेस्ड, और फिर हम लोग चलते हैं। देखो, ही हैज बीन अ डेफ सिंस चाइल्डहुड। ही हैज बीन अ डेफ सिंस चाइल्डहुड, आंसर द क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करो, बस चलो निकलो। अगर ही हैज बीन अ डेफ सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। अब देखो अभी हमने पढ़ा था ना, डेफ है, ब्लाइंड है, डम है, ये डिस्क्रिप्शन वर्ड्स होते हैं। तो डेफ जो होता है नाम नहीं होता किसी का, ये एडजेक्टिव होता है। डेफ है, बहरा होता है ना, डम गूंगा, ब्लाइंड अंधा, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो हमने इसके साथ में आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल सही हो सकता है अगर इसके बाद में कोई नाउन लिखा हो। मान लो हम लिख दें ही हैज बीन अ डेफ बॉय, ठीक है, तो ये सही जाएगा। लेकिन अगर नाउन नहीं लिखा है तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल मत लिखा करो। एडजेक्टिव्स के साथ में आर्टिकल तभी लिखा करो जब उनके बाद में कोई नाउन लिखा हो। ठीक है, तो इसको सिंपली लिखो ही हैज बीन डेफ सिंस चाइल्डहुड। चलिए, आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, क्लास काफी लंबी भी हो गई है। ठीक है, पौने 2 घंटे की लगभग हो गई। तो अब आज के लिए बाय करते हैं, कल मिलते हैं सबको। ठीक है, कल या परसों शायद नाउन अप क्लासरूम लेक्चर्स तो खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो बाकी अपना रिवीजन करो। बाकी 2-4 बातें मुझे तुम लोगों से और भी करनी है, लेकिन फिर मैं कल ही करूंगा, आज बहुत टाइम वैसे ही हो गया। तो अब निकलते हैं, ठीक है, हाँ, कल मिलते हैं। तो आज के लिए सभी को बाय बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट।